हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। नेशनल डॉक्टर्स डे की यहां पर बात हो रही है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की बात हो रही है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि किनकी स्मृति में, किनकी मेमोरी में ये मनाया जाता है। तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में, मेमोरी में जो है ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही इनकी जयंती और पुण्यतिथि, मतलब कि बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी इनकी 1 जुलाई को, यानी कि सेम डे ही हमें देखने को मिलती है। और डॉक्टर रॉय जो है वो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और डॉक्टर रॉय अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं, अपनी सेल्फलेस सर्विस के लिए जो है वो जाने जाते हैं, राइट। और इन्होंने काफी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए हैं और इन्हें पहला मेडिकल कंसल्टेंट के तौर पर भी जाना जाता है, पहला चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, राइट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 1961 में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बस आपको ध्यान में रखने हैं, स्पेशली मेनली यहां से ही बस उठा के 2-3 चीजें आपसे पीएससी पूछेगी, राइट, स्टेट सिविल सर्विसेज। बाकी यूपीएससी इसमें उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहने वाली है, राइट। बट फिर भी अभी देखो इशू क्या है कि आज के समय पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना डेफिनेटली है कोरोना वायरस के बाद। तो इसलिए आपको ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर भी जो है वो सरकार काम कर रही है, यानी कि उनके लिए भी इनिशिएटिव्स वगैरह सरकार लेकर आई और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत काम किया है। हेल्थ केयर अथॉरिटीज भी इसके अंदर शामिल है, हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसके अंदर शामिल है, राइट। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी लेवल की भी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बट बाकी ज्यादा इंटरेस्टेड यूपीएससी इसमें नहीं होगी, पीएससी का ये टॉपिक है मेनली, राइट। चलो आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो अर्बनाइजेशन, ये वाला जो टॉपिक है ये मेनली जो है वो अर्बनाइजेशन के ऊपर हमें फोकस करना है। आपके जीएस पेपर 1 में ये एक आप लोग को मिलता है सिलेबस के अंदर आपके कि डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट इश्यूज जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड आपको एक आइडिया रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो इसको लेकर ये टॉपिक है फ्रेट स्मार्ट सिटीज का, ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी को अभी साइड में रखो, इसके बारे में आपको पता है स्मार्ट सिटी के बारे में। अब ये फ्रेट क्या है, तो जहां पर भी आप फ्रेट शब्द सुनो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए गुड्स, ट्रांसपोर्ट, तुरंत आना चाहिए ये सब चीज आपके दिमाग में जब भी फ्रेट सुनो आप, राइट। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, सिटीज को कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिससे कि सिटीज के अंदर लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो इंप्रूव हो
वहां पर फ्रेट की सुविधा जो है वो बेटर हो सके, जिससे कि सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो पहुंच सके। और कौन से सामान? गुड्स, राइट, माल ढलाई जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक हो सके। ये इससे क्या फायदा मिलेगा? सामान पहुंचने से क्या फायदा मिलेगा? एक तो पहली बात तो जो जिन एरियाज पर बेसिक नीड्स का सामान नहीं पहुंच सकता उन एरियाज तक पहुंचाना, यानी कि कनेक्टिविटी। बट ये सिर्फ कनेक्टिविटी इसका मेन फोकस नहीं है, लार्जर फोकस इसका है। क्योंकि देखो, अगर सामान लोगों तक पहुंचेगा जल्दी, अच्छे रूट के माध्यम से, अच्छी सर्विसेज के माध्यम से, तब क्या होगा? लोग बाग उस सामान को जल्दी खरीद लेंगे, और जहां लोग सामान को खरीदेंगे वहां क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? पैसों का रोटेशन होगा, और जहां पैसों का रोटेशन होना शुरू हुआ, हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो जाएगी। जैसे आज की डेट में इम्पैक्ट पड़ा ना कोरोना वायरस का, तो ये सब इनिशिएटिव जो है ना वो उस इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज अभी के समय पर क्यों लाया गया? डेवलपमेंट तो हमें करना है, वो एक अलग बात है, बट इसको जल्दी इंप्लीमेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। और मैंने आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी समझाए हुए हैं कि जब स्पेंडिंग करते हैं, जब खर्चा करते हैं, तब इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होती है, स्पेंडिंग करने पर। क्योंकि खर्चा जब किया जाएगा तो पैसा रोटेशन होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, राइट। और अगर खर्चा नहीं होगा, प्रोडक्ट्स वगैरह लोग खरीदेंगे नहीं, तब क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? कि कमाई नहीं होगी, और जब लोगों की कमाई नहीं होगी तो दुकानदारी जो है वो सबकी बंद हो जाएगी, और दुकानदारी बंद हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें डायरेक्टली बहुत सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, जिसके बारे में कई बार मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। इस पर्टिकुलर ये जो चीज है, कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक्सप्लेन अपन ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आप बात समझे कि फ्रेट स्मार्ट सिटीज क्यों लाई जा रही है? कि जल्दी से जल्दी लोग बाग जो है वो सामान को खरीदें। अब एक और इसमें चीज बढ़िया सी है, अब ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज लाई जा रही है, यानी कि लॉजिस्टिक सेक्टर में डेवलपमेंट जो करने की जो बात की जा रही है, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, जो कि आज की डेट में बड़ी एक प्रॉब्लम है, बड़ा एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो जिसके बारे में कभी आप आइडिया रखो। अब टॉपिक को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का लॉजिस्टिक डिवीजन, इन्होंने प्लान किया है कि ये फ्रेट स्मार्ट सिटीज लेकर आएंगे। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्बन फ्रेट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, माल ढुलाई की यहां पर बात हो रही है, शहरी माल ढुलाई, इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो सके। क्योंकि देखो, आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, हम लोग जो है वो सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हमारे घर पर सामान आ जाता है। कई बार लोग बाग सब्जियां वगैरह भी, राशन वगैरह भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर पर सामान आ जाता है। तो ये सब जो गुड्स वगैरह जो है, ये सब जो घर तक आ रहे हैं, मतलब कि ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कि गुड्स वगैरह जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों के डोर टू डोर तक गुड्स पहुंचाए जा रहे हैं। तो और अभी इतनी तेजी से ये सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर इतनी तेजी से अभी बढ़ गया है, आने वाले समय में और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि और काफी सारे लोग जो है वो इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और समय की नीड और डिमांड भी यही है, राइट, कि आज की डेट में लोग बाहर जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं यार घर पे ही आ जाए उनके लिए सामान, राइट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। बट मैं आपको इसका एक ड्रॉबैक बताता हूं, जैसे कि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, शायद आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, तो आप रिलेट कर लेंगे कि पहले के समय पर ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने में बड़ा मजा आता था। कैसे मजा आता था? क्योंकि पहले के समय पर ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ते मिलते थे। आज की रेट में लिटरली कभी ऑब्जर्व करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो लिस्टेड होते हैं ना, और आप एक बार आपके घर के पास मार्केट में जाकर दुकान में वही सेम प्रोडक्ट जो है वो पूछ लेना, जितनी कॉस्ट मार्केट ऑनलाइन मार्केट में होगी उससे आधी से भी कम कॉस्ट आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। पहले स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत लोभ दिया। तो ये बेसिकली कुछ टैक्टिक्स होती है कंपनीज की। कैसी टैक्टिक होती है मैं आपको समझाता हूं। लोग बाग पहले यहां पर थे, लोगों को अट्रैक्ट करके यहां पर बुला लिया, ठीक है, यहां पर बुला लिया लोगों को अट्रैक्ट करके। अब लोगों का कॉन्टैक्ट यहां से छूट गया, अब लोग बाहर जा नहीं रहे। अब जब लोग बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये अपने हिसाब से धीरे धीरे करके प्राइस है वो बढ़ा देंगे। और प्राइस लोग क्या करते हैं, दिखाते 1500 है कि 1500 रुपए का ये प्रोडक्ट है, और ऐसे करके क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे आपको अभी ऑफर में मात्र 300 रुपए का मिल रहा है, बाहर मार्केट में जाके 150 रुपए में मिल जाएगा, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं इस प्रकार की, राइट। और फिर एक तो ये भी डर फ्रॉड वगैरह का, जैसे महंगा सामान परचेज कर लो, कुछ हजारों का सामान परचेज कर लो, तो धक धक होती है कि अरे यार जैसे ही बॉक्स आता है घर में, पहली बात तो ये डैमेज ना हो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, कहीं इसके अंदर ईंट ना निकल जाए, राइट। तो वो डर रहता है ना सभी को, मेरे साथ भी होता है। मैं भी कई बार, वैसे तो आज की डेट में मैं बहुत अवॉइड करता हूँ कि ऑनलाइन ना परचेज करने को, मतलब अवॉइड ही करो ऑनलाइन परचेजिंग, क्योंकि ये बड़ा एक तो झंझट वगैरह रहता है, और काफी केसेस ऐसे सुन लिए कि मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। मैंने कहा यार कौन माथा बच्ची करे, इससे बेटर है कि सामने प्रोडक्ट को हाथ में देख लो, ठोक लो, बजा लो और फिर ले लो, राइट। तो ये वाली चीज है। तो वही वाली बात है कि रिलायबिलिटी हो तो ठीक है, यानी कि हर कोई वेबसाइट से नहीं लेना चाहिए। मैं भी अगर प्रेफर करता हूँ तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा और कुछ प्रेफर करता नहीं हूँ। और भी काफी सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा ठीक लगता है। बट फिर भी इनमें भी फ्रॉड के केसेस सबसे ज्यादा ही नजर आते हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो ये वाली बात है कि इस प्रकार से कंपनी करती है। और ये सब कंपनी जो क्या कर रही हैं, ये लॉजिस्टिक सेक्टर का इस्तेमाल कर रही है, प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाने का इस्तेमाल कर रही है। और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा भी, राइट। ये घटेगा नहीं, बढ़ेगा भी।
डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा भी, राइट। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्बन फ्रेट जो है वो इंप्रूव हो, अच्छा रहे, राइट। जिससे कि सामान जो है, माल जो है वो जल्दी से जल्दी लोगों के घरों तक पहुंच जाए, घरों तक लोगों के जल्दी जल्दी माल पहुंचेगा, लोग स्पेंडिंग करेंगे तो इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो उसका एक स्पेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ना आपको ना आर्टिकल में मिलेगा ना कहीं और मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अपने से ही लिखना है, क्योंकि देखो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लाखों लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो कायदे में आपकी जो फाइट है वो करीब कुछ नहीं तो 4 से लेकर 5,000 बच्चों के बीच में आपकी फाइट है। 4,000 to 5,000 स्टूडेंट ओनली, सिर्फ इनके बीच में आपकी फाइट है, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जो कि इंटरव्यू से निकले हैं और कई बार जो है वो मेंस में बैठकर वापस से फिर से मेंस दिया है इन लोगों ने। तो इनसे मेनली आपकी फ्रेशर्स की फाइट है, राइट। और बाकी अगर आप फ्रेशर नहीं भी, आप कंटिन्यू काफी समय से तैयारी कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो डोमेन है वो यही है कि जिससे आपको फाइट करना है। कभी मत सोचो 4 लाख 5 लाख लोग बैठ रहे हैं। और दूसरी बात, हमेशा ये सोचो कि आपको अपने आप से फाइट करनी है। आपने कल जितनी मेहनत करी, जितने कॉन्सेंट्रेशन से आपने पढ़ा, वो कॉन्सेंट्रेशन आपका रेगुलर रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसमें अगर रुकावट आएगी तो वो प्रॉब्लम होगी। तो इस एग्जाम में फाइट जो होती है वो आप ही से ही होती है। और दूसरी बात देखो, कंटेंट आपको हर जगह मिल जाएगा, भरा पड़ा हुआ है कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, सभी के पास कंटेंट का एक्सेस है। बट आपका आंसर दूसरों से कब दिखेगा अलग, क्योंकि देखो सेम आंसर होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एवरेज ही मार्क्स देंगे, बट आपको रैंकिंग कब मिलेगी, जब आपका आंसर दूसरों से अलग दिखेगा। और कब अलग दिखेगा, तो जो अप्रोच मैंने आपको ये वाली बताई है, इस अप्रोच को अप्लाई करने की आवश्यकता है। और इसी को बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग, राइट। एनालिटिकल थिंकिंग, एक तो एनालिसिस होता है, तो अपन एनालिसिस तो कर ही लेते हैं। एनालिसिस करना तो बहुत मामूली सी बात होगी अपन के लिए, राइट। रेगुलर बेसिस पे जो स्टूडेंट्स अगर तैयारी कर रहे होंगे मेरे साथ तो वो जानते हैं कि एनालिसिस मामूली सी बात होती है। बट क्रिटिकल एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। आप देखना मेंस के आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी क्या लिखा रहता है, क्रिटिकली एनालाइज करो इस आंसर को। तो क्रिटिकल एनालिटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस तो कोई भी कर लेगा, राइट। क्रिटिकली एनालिटिक्स की और भी आप एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें क्या रख रहे हो, तो जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बताते जाऊं कोशिश किया करो कहीं पर लिख लिया करो, राइट। अब देखो, तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली कि ये आ गया, ये प्लान जो है वो घोषणा कर दी फ्रेट स्मार्ट सिटी के प्लान की। अब सिटी लेवल लॉजिस्टिक कमिटी जो है वो बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक लॉजिस्टिक कमिटी बनाई जाएगी। और इस कमिटी का काम क्या होगा, तो इस कमिटी में पहली बात तो ये जान लो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं। तो रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट। और लोकल लेवल पर एजेंसीज वगैरह, और स्टेट की, और जो हम लोग को प्रतिक्रिया देने वाले जो केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसी जो होंगी वो भी शामिल होंगी, यानी कि स्टेट लेवल की भी, लोकल लेवल की भी, और इवन नेशनल लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल की भी एजेंसीज वगैरह, डिपार्टमेंट्स वगैरह इसमें शामिल होंगे, जो कि सभी के सभी लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करते होंगे, वो सब इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, राइट। और इसमें इवन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इवन प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक प्लान्स को क्रिएट करना है, को क्रिएट करना है, इस कमेटी का काम होगा। जो ये कमेटी जो है वो बनाई जाएगी लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लॉजिस्टिक कमेटी। तो ये प्लान बनाएगी कि कैसे लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है, तो किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, कहां पर करें, कौन सा रूट जो होगा वो फास्ट रूट बनाने के ऊपर प्लान किया जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें, तो डिलीवरी मैकेनिज्म के ऊपर ये ज्यादातर फोकस करेंगे। और भारतीय शहरों में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के अंतिम चरण में माल ढुलाई यानी कि फ्रेट मूवमेंट गतिविधियों की लागत भारत की बढ़ती ई कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला की कुल लागत का 50% है। तो ई कॉमर्स सप्लाई चेन जो आज की डेट में जो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसमें 50% जो टोटल जो है मतलब कॉस्ट आती है, यानी कि जो भी पूरा जो फ्लो हम लोग को कैश का देखने को मिलता है या ट्रांजैक्शन जो होता है, उसमें 50% जो कॉस्ट हम लोग को टोटल देखने को मिलती है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है। ई कॉमर्स सप्लाई चेन में 50% लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें इसमें देखने को मिलती है, जो कि आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और शहरों के लॉजिस्टिक में सुधार माल ढुलाई गतिविधियों को और भी बेहतर बनाएगा और लागत में कमी से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। तो अर्बन एरियाज पर लॉजिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी मूवमेंट हो सके, राइट, गुड्स का, फ्रेट का, राइट। और भी बेहतर इसको करना है हम लोग को, इस सेक्टर को, लॉजिस्टिक सेक्टर को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को लो करना है, राइट। मतलब आज की डेट में जो शिपिंग कॉस्ट जो हमें देखने को मिलती है ना, जो कॉस्ट लगती है घर तक सामान पहुंचने की, तो उसको और भी कम कर रहा है, राइट। तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है। और अगले 10 वर्षों में यह बताया जा रहा है कि शहरी माल ढुलाई की मांग में 140% की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स पूरी तरह से एक तो लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन हो ही चुके हैं, और भी ऑनलाइन होंगे, जो कि अपने प्रोडक्ट्स वगैरह घर तक जो है वो पहुंचाएंगे लोगों के, राइट। तो ये वाली चीज है।
अब इसके अंदर कौन सी सिटीज कवर हो रही है, तो इनिशियली कहा जा रहा है कि 10 सिटीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर आगे चल के 75 सिटीज को और इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो काम की चीज थी जो मैंने भी आपको बताया, इस चीज से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट बस आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, राइट, कि लॉजिस्टिक सेक्टर को क्यों इंप्रूव किया जा रहा है, वाई, कि क्यों, ये पहली बात तो ये अभी क्यों लेकर आया गया, राइट। एक तो डेवलपमेंट हमें करना है, दैट इज ट्रू, बट एक और एड ऑन चीज जो मैंने भी आपको बताई कि इकोनॉमी को हमें सर्वाइव भी करना है। तो ये कुछ तौर तरीके होते हैं जिससे कि इकोनॉमी सर्वाइव होती है। जैसे आज की डेट में लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, हमने क्या बोला था कि डिमांड इंक्रीज करनी है, कि लोग बाग जो है वो एक्सपेंडिचर करें, राइट। तो हमने कुछ समय पहले जब बात करी थी कि इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जाएगा, डिमांड इंक्रीज करनी है, एक्सपेंडिचर करवाना है लोगों से। अब एक्सपेंडिचर मार्केट में रहकर तो हो नहीं पा रहा क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगे हुए, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, और लोग के अंदर भी फियर है। तो चलो हम लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करेंगे, जो कि आज की रेट की डिमांड है, जिससे कि प्रोडक्ट घर तक पहुंचे लोगों के, और जब घर तक लोगों के प्रोडक्ट पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली वाला जो इशू हमें देखने को मिल रहा है कि लोग बाग स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो स्पेंडिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्पेंडिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी को रिवाइव करने में, किसी भी इकोनॉमी को। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, आपको होपफुली शायद कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता तो प्रीवियस क्लासेस एक बार देख लेना, वरना आगे चल के इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट अगर आएगा, राइट, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक्सपेंडिचर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वरना मैं आपसे ही, चलो मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है, आप ही बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर एक्सप्लेन करो कि कैसे कैसे एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद करता है। 50 वर्ड्स में लिखकर बताओ, अपनी लैंग्वेज में या अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिखकर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, राइट। तो चलो ये पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स की। हमारे गाइस काफी सारे जनरल स्टडीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग कोर्स ऑल्सो। तो लेक्चर के एंड पर बने रहिएगा, इन्फॉर्मेशन में एंड पर दूंगा, पहले भी पूरा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अब इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो देखो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसके बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। तो देखिए, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, याद रखना, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क डील को, राइट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क डील है ये, राइट। और ये डील किसके ऊपर है? टैक्सेस के ऊपर बेस्ड ये डील है। मैं आपको एक समझाता हूं सिंपल शब्दों में कि ये डील, टैक्स डील किससे रिलेटेड है, राइट। जैसे ही गाइस आप लोग जानते हैं कि ये अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सब ई कॉमर्स कंपनी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि गूगल हो गया, राइट, जैसे कि यूट्यूब जो आप देख रहे हैं गूगल का ही हम लोग को देखने को मिलता है, फेसबुक हो गया। तो ये सब जो कंपनीज हमें देखने को मिल रही है, ये कंपनी कहाँ पर है? अमेरिका वगैरह में स्टैब्लिश हम लोग को ये कंपनी देखने को मिलती है। फ्लिपकार्ट तो इंडियन कंपनी है, बट फिर भी वो कहाँ पर स्टैब्लिश है? सिंगापुर में हमें देखने को मिलती है। आपको पता होगा शायद वाली बात कि फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है, बट उस कंपनी को रजिस्टर कराया सिंगापुर में। तो क्यों करवाया वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो होता क्या है गाइस कि ये सब जो कंपनी है ना, फॉरेन कंपनीज, ये करती क्या है, इनको बिजनेस तो हमारे इंडिया से मिलता है, बिजनेस कमाई ये कर रही है इंडिया से, राइट, बट टैक्स जो दे रही हैं ये अपनी कंट्री को टैक्स दे रही हैं, राइट, या फिर ऐसे टैक्स हेवन में चली गई हैं ये, जैसे कि सिंगापुर, कि जहां पर उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यार इससे एक तो हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस क्रिएट हो रहा है और हमारी सरकार को ही टैक्स नहीं जा रहा है, तो ये तो गलत बात है कि नहीं? अब आप बोलोगे कि सर मतलब सरकार को टैक्स देने की क्यों आवश्यकता है? इस मामले में पूरी चीज तो ऑनलाइन ही हो रही है, इसमें सरकार को क्या टैक्स देना? तो देखो गाइस, सरकार, आपको पता है भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने कल चर्चा करी। सरकार किसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है? डिजिटलाइजेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर रही है, राइट। तो ये सब पैसा सरकार के पास कब आएगा? जब लोग बाग टैक्स देंगे। और ऐसी ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती है, हमें टैक्स नहीं देती है, राइट। और ये टैक्स जो है वो अपनी कंट्री को दे रही है, मतलब कि हमें बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करा रही है, बिजनेस यहां से कर रही है, कमाई यहां से कर रही है, बट बेनिफिट जो है वो अपनी कंट्री को दे रही है। तो ये तो गलत बात होगी ना। तो इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए, और ये सिर्फ हम परेशान नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड परेशान है, यानी कि बहुत सारी कंट्री परेशान है इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि 130 कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो गई हैं। और ये ऐसी कंट्री है जिनकी अगर आप टोटल जीडीपी को मिला लो, टोटल जीडीपी को 130 कंट्री को मिला लो, तो पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 90% ये 130 कंट्री अकाउंट करती हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो अब आप बात, मेरे ख्याल से आप जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे कि ये जो डील है वो किससे रिलेटेड है, कि हमें जो है वो, जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, ये डिजिटल कंपनी जो हमें देखने को मिलती हैं, ई कॉमर्स कंपनी जो हमें देखने को मिलती हैं, जो कि फॉरेन लैंड में स्टैब्लिश होती हैं, तो हमें उन्हें लायबल बनाना है कि वो जिस जगह पर बिजनेस कर रही हैं, जिस जगह से उनको कमाई हो रही है, बिजनेस हो रहा है, उस जगह पर ही वो करें, राइट, यानी कि उस जगह पर ही टैक्स भरें। मतलब कि जिस कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन पर वो बिजनेस कर रही है, उसी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको लेकर ये डील है, सिंपल सी, ये आप आइडिया रखना
कि जैसे ये चीज आता है कि OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क डील जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको तुरंत दिमाग में मेरी ये सब बातें आ जानी चाहिए कि टैक्सेस से रिलेटेड MNCs को लायबल बनाया जा रहा है, डिजिटल कंपनीज को लायबल बनाया जा रहा है कि जहां पर वो बिजनेस करेंगी वहीं पर ही उन्हें टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो देखो, तो पर्पस क्या है, थ्योरी में समझ लो पूरी चीजों को। पर्पस क्या है इस एग्रीमेंट का कि रिफॉर्म, सुधार लेकर आना है इंटरनेशनल टैक्स लॉज में और इंश्योर करना है, राइट, कि एप्रोप्रिएट टैक्सेस जो है वो पे किए जाए मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस के द्वारा। कहां पर? उस जगह पर जहां पर वो अपना बिजनेस कंडक्ट करती है, तो वहीं पर ही उन्हें टैक्स पे करना है, राइट। तो 130 से ज्यादा कंट्रीज ने इसको साइन कर लिया इस डील को, और ये पूरी कंट्रीज ऐसी हैं कि मैंने आपको बता ही दिया कि पूरे दुनिया भर के जीडीपी को टोटल कर लो और इन कंट्रीज के जीडीपी को टोटल कर दो तो ये अकाउंट करती है 90% पूरे दुनिया भर का जीडीपी। तो बड़ी कंट्रीज है सॉरी। और दो पिलर्स इस फ्रेमवर्क के हमें देखने को मिलते हैं। एक पिलर तो है कि ट्रांसनेशनल यानी कि एमएनसीज की बात हो रही है कि एमएनसीज के साथ डील करना और डिजिटल कंपनीज के साथ डील करना, और इनको कहा जा रहा है कि जहां से वो अपना प्रॉफिट कमाती हैं यानी कि यहां से अर्निंग करती हैं, राइट, इनकम जनरेट करती हैं, तो वहीं पर ही आप जो है वो टैक्स पे करो, राइट, उसी जगह पर, उसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन के तहत जिस जहां पर वो बिजनेस कंडक्ट करती हैं, तो वहीं पर इन्हें टैक्स पे करना होगा, राइट। और डीलिंग विथ लो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन क्रॉस बॉर्डर प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये क्या है? जैसे कि फ्लिपकार्ट का केस मैंने आपको बताया, फ्लिपकार्ट है तो इंडियन कंपनी, बट वो जाकर रजिस्टर कहां हो गई? सिंगापुर के अंदर। तो क्यों हुई वहां पर जाकर वो रजिस्टर? जिससे कि उसे बेनिफिट मिल सके, सिंगापुर के अंदर कम टैक्स उसको पे करने को मिले। ऐसी तमाम कंपनीज हमें देखने को मिलती है कि इस प्रकार से टैक्स को बचाने के लिए, राइट, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, इस प्रकार से वो दूसरे लैंड पर जाकर स्टैब्लिश हो जाती है, दूसरी जमीन पर जाकर स्टैब्लिश हो जाती है, यानी कि दूसरी कंट्री के क्षेत्र अधिकार में चली जाती है वो, राइट, जैसे कि उन्हें कम टैक्स पे करना पड़े। बट अब जो ये चीज सामने लाई गई है, जो हमें देखने को मिल रही है, ये OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील, तो ये सब जितने भी टैक्स हेवंस वगैरह हैं, ऐसी कंट्रीज हमें देखने को मिलती है जो अट्रैक्ट करती हैं कंपनीज वगैरह को कि आकर वो कंपनी उनकी कंट्री में स्टैब्लिश हो जाए। तो वो वाली चीज अब खत्म हो जाएगी, वो चमक जो है वो चली जाएगी जो टैक्स हेवन के पास हमें देखने को मिलती है, राइट। और अभी प्रपोजल रखा गया है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 15% रखा जाएगा। ये प्रपोजल है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, राइट। मतलब कि जितना भी वो बिजनेस कर रही हैं, प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, इनकम जितनी भी उनकी हो रही है, उसका 15% उन्हें वहीं पर पे करना पड़ेगा जहां से उनको ये बिजनेस हुआ है या फिर जहां पर उनको ये प्रॉफिट हुआ है, 15% पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है। अब अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो कंट्री जैसे कि नीदरलैंड हो गई, लक्समबर्ग हो गई, जो कि कम टैक्स रेट ऑफर करती हैं, जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गया, तो ये इनकी शीन जो है वो इनकी चली जाएगी, मतलब कि इनकी चमक जो है वो अब फीकी पड़ जाएगी, राइट। तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है। और वैश्विक कर व्यवस्था लागू होने पर भारत के लिए गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनी पर लगाए जाने वाले समकारी लेवी यानी कि इक्वलाइजेशन लेवी, इसको वापस लेना होगा। तो एक चीज हमारे लिए यह है कि जब से ये शुरू हो जाएगी, यानी कि इस प्रकार का इंटरनेशनल नई टैक्स की जो कानून है, टैक्सेस का कानून जो हम लोग को देखने को मिल रहा है डिजिटल कंपनी और एमएनसीज के लिए, तो जब से ये फाइनली शुरू हो जाएगा तब से हमें जो है वो अपने इक्वलाइजेशन लेवी को जो है वो हटाना पड़ेगा या वापस लेना पड़ेगा। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या है ये भी आप समझ लो लगे हाथ। तो 2016 में इंडिया लेकर आई थी इक्वलाइजेशन लेवी 6% की। स्टार्टिंग में ये सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए लेकर आई थी। जैसे कि आप ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, आपको इसमें ऐड दिखते होंगे, राइट। तो ये जो एड्स जो मिलते आते हैं, राइट, तो एड्स में इनकम जो होती है वो मेरी भी होती है और इनकम जो होती है वो उन कंपनी की भी होती है, जैसे कि यूट्यूब हो गया यानी कि गूगल हो गया, तो उसकी इनकम होती है, राइट। क्योंकि एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी जो है वो किसको दे रही है? गूगल को दे रही है। गूगल ने जो यूजर जो है यानी कि कंटेंट क्रिएटर जैसे कि मैं हूं, मुझे पार्टनर बना के रखा हुआ है कि आप जो है वो अपना कंटेंट डालो, उस पर जो भी लोग ऐड देखेंगे उसका कुछ परसेंट आपको मिलेगा और कुछ हमें मिलेगा। तो इस तरीके से ये सब कंपनी जो है वो क्या कर रही है, ये सब कंपनी पैसा कमा रही है। ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनी है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करके पैसा कमाती है, राइट। तो 6% जो है वो हम लोगों ने इंपोज किया था इन कंपनीज के ऊपर स्टार्टिंग में 2016 में। मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी रीसेंट पास्ट में 1 अप्रैल 2020 को हमने इसे बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब हम लोग 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी लेते हैं। जितनी भी फॉरेन एंटिटीज हैं जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं या फिर लोकल मार्केट जो हमारे इंडिया का है उसका एक्सेस इनके पास है, तो उनसे हम लोग 2% चार्ज कर रहे हैं। एग्जांपल अमेजॉन, तो अमेजॉन का जो बिजनेस हो रहा है उसका 2% हम लोग जो है वो चार्ज कर लेते हैं। बल्कि इसके अलावा भी हम लोगों ने और भी काफी सारी चीजें ई कॉमर्स के ऊपर लगाई हुई हैं, बट ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं
जो करने पर, जैसे कि मैं तो लोकल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ना कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफर करते हो, अगर बैलेंस मनी ट्रांसफर करते हो तो उसमें आपका कुछ परसेंटेज जो है वो कट जाता है, वो बैंक जो है वो चार्ज करती है, टैक्स वगैरह ले लेती है। वो बोलती है ना कि ये कुछ कन्वीनियंस फी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कन्वीनियंस फी मान लो आप, तो वो चार्ज हो रहा है। तो वैसे ही कुछ है ये, राइट, कि 2% जो है इन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगा दी, राइट। 6% तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज के ऊपर थी, प्लस 2020 में 2% और लगा दी, और मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए स्पेशली, कि जितने भी फॉरेन से डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं फॉरेन कंपनीज के द्वारा, राइट, तो उस पर 2% लगाया जाएगा। तो ये चीज यहां पर करी हम लोगों ने, राइट, बट इससे हमारा ही फायदा होगा आगे चल के, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की कि ये अगर 15% जैसे कि अगर ये इम्पोज भी करती हैं तो इससे हमें फायदा होगा और नुकसान भी नहीं होगा वैसे तो। द थिंग इज कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो 15% से ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं आज की डेट में इनसे, मतलब दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज वगैरह से, क्योंकि हम लोग ने एक एग्रीमेंट वगैरह अपना बना लिया है जिसके तहत हम लोग जो है वो उनसे टैक्सेस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। पहले नहीं हो रहा था, बट अभी रिसेंट पास में ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। अब कौन सा है क्या है वो सब उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना आप चार्टेड अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हो, ना कंपनी सेक्रेटरी की, कंपनी लॉ की तैयारी कर रहे हो, राइट। आपको सिर्फ बेसिक इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है इसका एक आपको आइडिया रखना है। और दूसरी चीज ये इंटरनेशनल, जो हम लोग को इंटरनेशनल टैक्स डील जो है वो अभी कंडक्ट हुई है, तो इसके बारे में आपको बस आइडिया होना चाहिए। अब आगे चल के कितना परसेंटेज ये सेट करेंगे तो फिर उस समय हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज सफिशिएंट है, राइट। और इसके अलावा बीईपीएस क्या होता है ये भी एक बार समझ लो आप, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखो क्या है प्रॉफिट शिफ्टिंग, होता क्या है कि ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती है जो एमएनसीज कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, ये क्या करती है दूसरी कंट्री में जाकर अपनी कंपनी को स्टैब्लिश कर देती है जहां पर उन्हें कम टैक्स देना पड़ता हो, राइट। तो ये क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है, अपने जुरिस्डिक्शन करेंगी दूसरी कंट्री पे ले जा रही है। तो इससे क्या फायदा होता है इनको, इससे फायदा ये होता है कि प्रॉफिट जो है वो इनका बढ़ने लगता है, राइट, क्योंकि उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना। तो ये वाली चीज है, राइट। और डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है गाइस, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस के ऊपर। बट प्रॉब्लम यह है कि इस बीईपीएस के कारण, यानी कि इस प्रकार से जो कंट्री जो है वो शिफ्ट कर लेती है अपने, मतलब रजिस्टर कर लेती है अपनी कंपनी को ऐसी कंट्री के अंदर जहां पर उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता हो, और पूरा बिजनेस वो डेवलपिंग कंट्री से उठा रही है। तो इससे जो है वो डेवलपिंग कंट्री को काफी नुकसान होता है, और कहा जाता है कि इस प्रैक्टिस के चलते कंट्री जो है उन्हें 100 से लेकर 240 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हर साल जो है वो होता है कंपनीज की इस हरकत के कारण, इस प्रैक्टिस के कारण, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये सब जो जितनी भी लूप होल्स हैं, जितने भी हम लोग को ये कमियां देखने को मिल रही थी अभी तक टैक्स स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में, और इस प्रकार से ई कॉमर्स कंपनी और डिजिटल कंपनियां, फॉरेन कंपनीज, एमएनसीज वगैरह इस प्रकार से प्रॉफिट अर्न कर रही थी, तो अब उस पर जो है वो रोक लग जाएगी इस इंटरनेशनल कानून के आने के बाद। और अभी ये साइन हो गई है डील, अब जल्दी ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो इतना बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रेसिडेंट रूल। तो ये तो डायरेक्ट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट रूल पढ़ना ही है वो तो देखिए प्रेसिडेंट रूल जो टॉपिक न्यूज में आया है वो क्यों आया है, तो देखिए राज्य में चुनाव के बाद, ये किस राज्य की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की कथित घटनाओं पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया है कि वो पेटिशन सुनेंगे, जो पेटिशन डिमांड कर रही है कि केंद्र सरकार जो है वो लागू कर दे प्रेसिडेंट रूल को वेस्ट बंगाल के अंदर, राइट। क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद बहुत वायलेंस, बहुत हिंसा हम लोग को देखने को मिल रही है, और इस हिंसा पर कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, प्रेसिडेंट रूल के बारे में, और आपको आइडिया भी होगा, लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर जिस भी स्टेट के अंदर सही तरीके से नहीं चलता, या फिर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए कार्य नहीं करती, तो उस स्टेट के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो यहां पर यही चीज पर स्ट्रेस डाला जा रहा है कि इतनी हिंसा हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन के बाद, बट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं कर रहा वायलेंस को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए, मतलब कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच हो रहा है, राइट, यानी कि सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा। तो जब ऐसी स्थिति जब डेवलप होती है तो प्रेसिडेंट रूल लगने वाली स्थिति इसे कहा जाता है। तो वही है पेटिशन एक हम लोग को देखने को मिली है, और बताया जा रहा है वही चीज मैंने आपको बताई कि वायलेंस के दौरान सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी कदम नहीं उठाए, वो साइलेंट रहे और किसी प्रकार से विक्टिम्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, राइट। कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लिए गए उनके अगेंस्ट जो कल्प्रिट्स हैं, राइट, यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई दोषियों के अगेंस्ट, राइट। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो महिला और बच्चे जो हैं
उनकी जान, उनकी आजादी, उनकी डिग्निटी, स्वतंत्रता, सम्मान, जीवन उनका खतरे में है। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और स्पेशली हिंदू रेसिडेंट्स का जो फ्यूचर है वो जियोपॉलिटी यानी कि खतरे में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन्होंने 21 जून को सेटअप करी थी 8 मेंबर की एक कमेटी, जिसे एनएचआरसी के मेंबर राजीव जैन ने हेड किया था। और क्यों करी थी ये, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इलेक्शन होने के बाद वेस्ट बंगाल में किस प्रकार के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, तो उस पर ये इन्वेस्टिगेशन करें। तो उस समय उसके बाद जैसे ही हाई कोर्ट ने बोला, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, वैसे ही उसके बाद कुछ समय के बाद ये 8 मेंबर की कमेटी स्टैब्लिश कर दी गई थी, राइट। और अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अब सुनवाई चलेगी कि इसी चीज से रिलेटेड कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज करना चाहिए, केंद्र जो है वो डायरेक्शन दे कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो वेस्ट बंगाल में इम्पोज कर दिया जाए। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, बट यहाँ पर आपको मेनली प्रेसिडेंट रूल क्या होता है इस चीज को आपको समझना है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, हम लोग को क्या चीज प्रेसिडेंट रूल के अंदर देखने को मिलती है, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो आर्टिकल, कि प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है। ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है कि वहां पर अब उस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा और वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करते हुए जो है वो जो सेंटर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर लेती है स्टेट के ऊपर। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन खासियत है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हम लोग हमारे जो फेडरल फीचर है, आपको पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल हम लोग को देखने को मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को हमारी नजर आती है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किए, बिना इसको अमेंड किए हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी में चला जाता है, यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आप कहीं पर नोट डाउन कर लो, ये यूनिक फीचर है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिना अमेंड किए हम कैसे अपने फेडरल फीचर को यूनिटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, क्योंकि उस समय बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और केंद्र का पूरा, यूनियन का पूरा कंट्रोल जो है वो आ जाता है स्टेट के ऊपर, राइट। और किसी भी हमारी कंट्री की किसी भी जगह पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज किया जा सकता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर उन्हें लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सरकार जो है स्टेट के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, या फिर इवन जब भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को नहीं मानती, तो उस समय पर भी प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग आपको लोग को क्लियर होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और जब भी ये रूल इंपोज होता है, जब भी ये रूल लागू होता है, तो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है वो केंद्र के हाथ में चला जाता है, यूनियन डायरेक्ट कंट्रोल करती है। नाम तो हम लोग को ये प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलता है, बट प्रेसिडेंट थोड़ी ना रूल करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ में यूनियन गवर्नमेंट रूल करती है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट की, राइट। तो उन्हीं की एड और एडवाइस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। तो ये वाली चीज है, बट लिखा जाता है प्रेसिडेंट रूल, बट एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो वो प्रेसिडेंट रूल नहीं होता, केंद्र, यूनियन जो है उसका कंट्रोल आ जाता है। तो स्टेट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में चली जाती है, देखो मेंशन भी है यहाँ पर, लिखा भी हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट के स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल में चली जाती है। और गवर्नर जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, यानी कि गवर्नर की पोस्ट वहां पर कंटिन्यू होती है, क्योंकि गवर्नर कौन है, गवर्नर यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिलता है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि मतलब जो प्लेस किया जाता है स्टेट के अंदर गवर्नर को, वो कौन प्लेस करती है, यूनियन गवर्नमेंट प्लेस करती है। तो ये क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए आपको। तो वो प्रोसीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नर फिर एक्शंस लेना शुरू करते हैं, राइट। कहा तो जाता है कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में एक्शन ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नर एक्शन लेते हैं। ये चीज है बिल्कुल क्लैरिटी वाली, राइट। अब इसके अलावा पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें कि कहीं पर भी प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करना है, तो उसको कैसे अप्रूव किया जाता है, कैसे शुरू होती है प्रक्रिया प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने की। तो एक प्रोक्लेमेशन जो है वो इंपोज किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के लिए, फिर इसे दोनों हाउसेज जो होती हैं पार्लियामेंट की, उसमें अप्रूव होना होता है, और 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन ये इशू हुआ है उसके 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों
का उसे अप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल बड़ी बात हो जाती है, तो इसलिए दोनों हाउसेस को 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना है, राइट। और दोनों हाउसेस के अंदर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है वो अप्रूव होती है। ये अप्रूवल जो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, आप देखो प्रेसिडेंट रूल सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अप्रूव होता है या स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। तो सिंपल मेजोरिटी आपको ध्यान में रखना है, ये ऐसी मेजोरिटी होती है जिस समय जो हाउस में जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो वोट देते हैं, मतलब जितने भी लोग हाउस के अंदर उस समय प्रेजेंट हैं और फिर वोटिंग होती है, तो जिसके भी नंबर ज्यादा होते हैं यानी कि मेजोरिटी जिसकी होती है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि प्रेसिडेंट रूल को लागू करना है या नहीं करना, तो फिर वो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है, उस डिसीजन के हिसाब से, राइट, मेजोरिटी के हिसाब से। तो ये सिंपल मेजोरिटी होती है कि जितने भी लोग हाउस में मौजूद हैं, राइट, तो उनकी मेजोरिटी और वो वोटिंग करते हैं। और इनिशियली 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो वैलिड होता है, फिर उसे मैक्सिमम 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट अप्रूव करती है, ठीक है। तो हर 6 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट अप्रूव करती है प्रेसिडेंट रूल को और फिर वो कंटिन्यू होता रहता है, राइट। और मैक्सिमम 3 सालों के लिए होता है। ये याद रखना, ये कुछ चीजें होती है फैक्ट जो याद रखने वाली होती है। एक तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज जब किया जाता है तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू वो इंपोज होता है, राइट। दोनों हाउसेस के अंदर उसे पास होना होता है, तब जाकर प्रेसिडेंट रूल इंपोज होगा, लागू होगा। और 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस को पास करना होता है, राइट। जब भी प्रोक्लेमेशन होता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा रहा है, तो 2 महीने के अंदर दोनों हाउस जो है वो उसे पास करना चाहिए। और जैसे ही दोनों हाउसेस पास कर देंगी तो मतलब हो जाएगा, ठप्पा लग जाएगा कि हाँ एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहेगा और 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहता है। और ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद हट जाएगा, 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस अप्रूव करेंगी तो ये अगेन फिर से 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा और ऐसे करके मैक्सिमम 3 सालों के लिए कंटिन्यू रह सकता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब प्रेसिडेंट को कैसे पता लगता है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कैसे पता लगता है कि स्टेट के अंदर स्थिति खराब है, स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, स्टेट जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पा रही है, राइट, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है वहां पर। तो ये कैसे पता लगता है प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट तो आकर देखते नहीं है, गवर्नर रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर बताते हैं प्रेसिडेंट को कि उस स्टेट के अंदर जहां पर वो गवर्नर है तो वहां पर सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो उस समय फिर गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू कर दिया जाता है। तो ये वाला भी आप लोग को एक कनेक्शन पता होना चाहिए गवर्नर और प्रेसिडेंट का। इसके अलावा इसको हटाने की प्रोसेस कैसी होती है? बहुत सिंपल होती है। इसको लगाने की प्रोसेस तो थोड़ी सी रिजिड है, बट इसको हटाने की प्रोसीजर बहुत सिंपल है। तो प्रेसिडेंट रूल कभी भी किसी भी समय पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्टली हटा सकते हैं, उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बट लगाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता होगी। लगाना मतलब वहां की उस स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सस्पेंड हो जाती है, बहुत बड़ी बात है, राइट, और पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ जाता है, तो फिर इसको इंपोज करना डिफिकल्ट है, राइट। मतलब इंपोज करने के लिए आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करवाना पड़ेगा, बट हटाने के लिए तो सिंपल प्रेसिडेंट देखेंगे, बोलेंगे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया, ठीक हो गया, चलो हटा दो। तो ये इस प्रकार की चीजें चलती हैं। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल में तो होता यही है कि जैसे ही केंद्र बोलती है, सेंटर बोलती है कि चलो अब हटा देना चाहिए, तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्रॉप इंश्योरेंस वीक की यहां पर बात हो रही है, फसल बीमा सप्ताह की बात हो रही है। तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, इस पर हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, जीएस पेपर 3 के फार्म सब्सिडीज के ऊपर। तो यहां पर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, तो इसमें सरकार क्या करती है, सब्सिडी का क्लॉज यहां पर कैसा आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, कि जो किसान जो अपना प्रीमियम भरते हैं, क्योंकि आप कोई भी इंश्योरेंस आप करवाते हो तो आपको कंपनी को क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। तो सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट में ये प्रीमियम जो है की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, यानी कि काफी कम रेट जो है वो प्रीमियम का भरना पड़ रहा है किसानों को। तो इस टॉपिक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको जो आइडिया रखना है वो इस पर भी रखना है कि कितना परसेंट प्रीमियम जो है वो किसान को पे करना होता है, कितना परसेंट, जैसे कि राबी के लिए, खारिफ के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए कितना देना पड़ता है। तो ये आपको इसका एक आइडिया रखना है अभी, ठीक है। अभी ये बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के। तो सरकार ने गाइस ये लॉन्च किया था क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन को फसल बीमा योजना के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन, कि क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड अवेयर करने के लिए लोगों को, किसानों को, कि वो अपना इंश्योरेंस करवाएं, क्रॉप का इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है क्रॉप का इंश्योरेंस कराना। कल को आपकी फसल नष्ट हो जाती है किसी वजह से, किसी भी XYZ वजह से, तो एटलीस्ट आपको कंपनसेशन मिल सके, आप क्लेम कर सको, राइट। एटलीस्ट आपको जो है, जो आपने लोन लेकर रखा हुआ है तो उसका आपको चिंता ना हो,
राइट, आपका जीवन सही चले, तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और क्रॉप इंश्योरेंस वीक हम लोग को जुलाई 1 से लेकर 7 जुलाई तक का पीरियड का देखने को मिला। और 7 जुलाई मेरे लिए काफी 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 नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। मेरे फादर का बर्थडे है आज, 7th ऑफ जुलाई, 7 ऑफ जुलाई, तो मेरे फादर का बर्थडे, 7 लकी नंबर भी है उनका। तो ये वाली चीज है। तो आप लोग को मेनली जो टारगेट करना है ये इसके ऊपर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर टारगेट करना है। और अभी तक बताया जा रहा है कि इस स्कीम के तहत 29.16 करोड़ फार्मर्स की एप्लीकेशन आई है। 5.5 करोड़ फार्मर की एप्लीकेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को देखने को मिलती है। साल दर साल आधार पर 5.5 करोड़ किसान के आवेदन हम लोग को इस बीमा के लिए देखने को मिलते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के पीरियड में हम लोग को देखने को मिला कि 8.3 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशन जो है उन्हें बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड हुआ है इस स्कीम के तहत। और इसके अलावा 95,000 करोड़ का क्लेम जो है वो अभी तक पे किया जा चुका है 20,000 करोड़ के फार्मर के शेयर के अगेंस्ट, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए फार्मर ने प्रोवाइड किए थे, यानी कि अपना शेयर दिया था, तो उसके बदले में 95,000 करोड़ रुपीस जो है वो आप कह सकते हो कि बेनिफिट जो है वो किसानों को प्रोवाइड किया गया है। तो ये कुछ एक बेसिक सी चीज है। इसमें आप थोड़ा सा ये क्रॉप इंश्योरेंस वीक कब ऑब्जर्व किया, तो ये थोड़ा सा 1 जुलाई से 7 जुलाई थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बाकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट स्कीम को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में होता क्या है, तो देखिए जैसे कि एक किसान है, किसान ने जो है वो खेती करी, ठीक है, बट किसी वजह से क्या हुआ, किसान ने बीज वगैरह लगाए बट किसी वजह से एकदम सूखा पड़ गया, राइट, बारिश वगैरह नहीं हुई, तो किसान की फसल जो है वो खराब हो गई, राइट, तो किसान जो है वो दुखी हो गया। बट किसान ने अगर अपना इंश्योरेंस कराया होगा, राइट, यानी कि क्रॉप्स का अपने इंश्योरेंस कराया होगा, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसानों को पैसे दे देगी और किसान जो है वो फिर खुश हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ, राइट, यानी कि किसी भी प्रकार की नेचुरल कलामिटी होती तो उसमें उनका नुकसान नहीं होगा, राइट, जो उन्होंने पैसा जो लगाया वो उनको रिटर्न मिल गया। तो यही होता है ना इंश्योरेंस में। जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, किसी वजह से अगर बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हमने अगर गाड़ी का इंश्योरेंस कराया होता है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी गाड़ी को बनवा के हमें देती है, राइट, यही होता है ना इंश्योरेंस में। बट इंश्योरेंस जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोग को हर साल उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वैसे ही किसान जब इंश्योरेंस करवाते हैं अपने क्रॉप का, तो उस पर उनको भी प्रीमियम पे करना होता है। बट इनको सब्सिडाइज रेट में प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है सरकार के थ्रू। सरकार जो है वो उनको काफी कम रेट में प्रीमियम प्रोवाइड कराती है, क्योंकि सरकार इंश्योरेंस कंपनी को अपनी जेब से पैसा भरती है। जैसे कि सब्सिडी होती है ना, सब्सिडी में जो आज की रेट में हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम लोग जो गैस सिलेंडर का जो उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे घर में जो सिलेंडर आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो सब्सिडाइज रेट में आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि सिलेंडर जो आता है ना हमारे घर में, लाल कलर का जो सिलेंडर होता है, 12 सब्सिडी मिलती है उसमें। उस 12 सब्सिडी की सिलेंडर अगर आप यूज कर लोगे, उसके बाद जो उसका रेट होता है सिलेंडर का वो अलग होता है, राइट, क्योंकि उस पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो सरकार हमें डिस्काउंट रेट पर ये सब चीजें प्रोवाइड कराती है। तो वैसे ही किसानों को भी डिस्काउंट रेट पर सरकार जो है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। अब इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको सरकार अपनी जेब से पे करती है, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी जो है जो काम कर रही है तो उसको तो चाहिए पैसा, उसको तो फुल प्रीमियम चाहिए, वो थोड़ा डिस्काउंट दे रही है, सरकार डिस्काउंट दे रही है। तो सरकार कुछ पैसा अपनी जेब से देती है, कुछ पैसा किसान लगाते हैं और इस प्रकार से किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि किसान जो है वो सेफ साइड पर आए कि अगर किसी भी प्रकार की नेचुरल कलामिटी हो जाती है, किसी वजह से उनका अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, राइट, तो उनको पैसे मिल सके, जिससे कि वो किसी भी कर्जे में ना डूबे किसी प्रकार से, और उनकी बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटी जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, राइट, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। तो ये स्कीम जो है गाइस लाई गई थी 2016 में, और जब स्कीम ये लाई गई थी 2016 में, तब उस समय ऑलरेडी 2 हम लोग को स्कीम्स देखने को मिलती थी जिनको मर्ज कर दिया गया था। ये कौन सी स्कीम्स थी? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दोनों को जो है वो मर्ज किया और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम शुरू की गई। इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन पर्पस ये है कि जो किसान है उनके ऊपर प्रीमियम का बर्डन कम करना, कि कम प्रीमियम उनको पे करना पड़े इंश्योरेंस के लिए। जो चीज मैंने आपको बताई थी कि सरकार अपनी जेब से जो है वो प्रीमियम लगाती है, राइट, कुछ पैसा किसानों को देना पड़ता है और इंश्योर किया जाता है कि किसानों को जल्दी से जल्दी, जैसे ही कभी भी क्रॉप फेलियर होता है, लॉस होता है, तो तुरंत जो है वो किसानों को जल्द से जल्द जो है वो क्लेम जो है वो उनको मिल सके, यानी कि पैसा मिल सके क्रॉप फेलियर का जल्दी से जल्दी।
और स्कीम जो है वो सभी फूड और ऑयल सीड क्रॉप्स जो है और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं उनको कवर करती है। और शर्त सिर्फ इतनी है कि इन सब क्रॉप्स के प्रीवियस ईयर का डेटा अवेलेबल होना जरूरी होता है। और सेकेंडली जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे कंडक्ट किया जाता है और उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को काफी सारे देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि सर्वे होता है ना कि किसी जमीन पर पहले तो 1 साल का उसका डेटा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस किस जगह पर कितने कितने खेती हुई है, यानी कि कितने कितने फसलें जो है वो हमें देखने को मिली है, कितने टन की फसल जो है वहां से उगी उस जमीन से। तो वो सब डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसी डेटा के आधार पर फिर इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो देखिए गाइस, हम लोग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में शिफ्ट कर लिया है। तो 2.0 में क्या क्या नई चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो 2020 के खारिफ सीजन से अब सभी किसानों के लिए 100% वॉलंटरी हो गया है कि वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। वॉलंटरी यानी कि खुद की अपनी इच्छा से, अगर उनको करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल सब्सिडी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया है। अब जो केंद्र जो अपना सब्सिडी का जो प्रीमियम देती है, तो केंद्र अब जितने भी अनइरिगेटेड एरियाज है, जहां पर इरिगेशन नहीं होता और जहां पर ऐसे क्रॉप्स पर जहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, राइट, ऐसे एरियाज पर, तो उस जगह पर सरकार जो है वो 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपना प्रीमियम जो है वो रखेगी। यानी कि केंद्र सरकार जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो होती है उसमें अपनी तरफ से 30% जो है वो सब्सिडी देगी, राइट, मैक्सिमम 30% तक। और जो इरिगेटेड एरियाज है, जहां पर जो है प्रॉपर पानी की व्यवस्था वगैरह है, इरिगेशन वहां पर होता है, सिंचाई वहां पर होती है, तो ऐसे एरियाज पर केंद्र सरकार 25% जो है वो अपना प्रीमियम देगी, मैक्सिमम 25%, इससे ज्यादा नहीं देगी। तो केंद्र सरकार ने अपनी सब्सिडी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया है 2.0 के अंदर। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट्स को अब ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्टेट्स जो है वो और भी रिस्क कवर्स या फीचर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसमें काफी सारे टॉपअप्स आते हैं। आपको पता होगा, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया होगा या आपकी फैमिली ने लिया होगा तो उसमें काफी सारे टॉपअप्स होते हैं, राइट। जैसे कि कोरोना वायरस को उसमें ऐड कर लो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को इसमें ऐड कर लो, अलग अलग प्रकार के टॉपअप होते हैं कि आपको डीलक्स मतलब आप जो हॉस्पिटल में जब एडमिट होगे तो उसमें डीलक्स कमरा होगा आपका, या फिर मतलब लग्जरी टाइप का कमरा होगा। इस तरीके के टॉपअप्स होते हैं आजकल, आप जानते ही हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी है कि अब राज्य जो है वो अपने हिसाब से टॉपअप्स वगैरह डिसाइड कर सकती हैं। जैसे कि अगर राज्य को लगता है कि वहां पर उनकी स्टेट में कुछ एरियाज में स्थिति खराब है, वहां पर कलामिटी हो सकती है, राइट, नेचुरल कलामिटी की वहां पे संभावना है, लैंडस्लाइड हो सकती है, या फिर वहां पर अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। तो ऐसी स्टेट जो है वो और भी फीचर्स अपने इंश्योरेंस में ऐड करवा सकती हैं। तो ये वाली फैसिलिटी भी यहां पर दी हुई है, राइट। बट देखो, अब फीचर्स ऐड होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, प्रीमियम भी बढ़ता है। तो वो स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो है वो मतलब देख कर, एनालाइज करके फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस में, राइट। आगे की बात करें, पेंडेंसी को अब पीनलाइज किया जा रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है? इसमें देखो, सबसे बड़ा जो इशू था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो ये था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको सरकार जो है वो प्रीमियम नहीं भर रही थी, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रीमियम नहीं भर रही थी, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी केसेस सामने आए थे, राइट। तो यहां पर ये कहा गया कि अगर कोई भी राज्य अपना प्रीमियम, अपना शेयर 31 मार्च से पहले अगर रिलीज नहीं करती है खारिफ सीजन के, राइट, तो या फिर राबी सीजन के 30 सितंबर से पहले अपना शेयर, अपना प्रीमियम जो है वो जमा नहीं करवाती इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसको अगले सीजन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको अगले सीजन इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक प्रकार का ये सेज सामने आ रहा है। सेज होता है ना, सेज, तो वैसे ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक सेज है। तो जितने भी टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा, जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा, उसका 0.5%, राइट, यानी कि 1% का आधा, उसका 0.5% उन्हें खर्चना होगा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में। तो ये एक प्रकार का सेज है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दे दी है, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन सर्विस में जो है वो एनहांसमेंट हो, बूस्ट हो, राइट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में बूस्ट हो। तो इस पर बेसिकली मेनली फोकस करते हुए ये वाला क्लॉज भी एक इसमें शामिल किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड। और देखिए, 4 और 5 जुलाई, 4 और 5 जुलाई 2021 के कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो आज 1-2 टॉपिक कवर करते हैं इस तारीख के। तो फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। आपको फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।
इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स रिजर्व ये बताया जा रहा है कि 5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ गया है। अभी रीसेंट ये रिकॉर्ड, ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, 5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ा है, 609 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। तो ये थोड़ा सा आप ये वाला आंकड़ा याद रखिएगा, इसको आप मेंशन भी कीजिएगा अपने मेंस में। स्टेट पीएससी आपसे डायरेक्टली आंकड़ा भी पूछ सकती है कि हमारा करंट फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कितना है, तो आप ये थोड़ा सा रेट ध्यान में रखना। और एग्जाम में बैठने से पहले एक बार, मतलब एग्जाम में जाने से पहले एक बार करंट जो रिजर्व का जो रेट है उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आप ये वाला जब आंकड़ा जहां पर लिखेंगे ना, तो वहां पर आसपास लिख दीजिएगा, ये डेट जरूर डाल दीजिएगा कि 25 जून 2021 को ये आंकड़ा हम लोग को देखने को मिला। जिससे कि आप डेट डाल दोगे तो आपको जैसे जब रिवाइज करोगे तो डेट को देखकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपको एक बार अपडेट चेक करना है कि कहीं और तो नहीं बढ़ा है या क्या स्टेटस है, करंट स्टेटस, राइट। तो वो एक बार जरूर चेक कर लेना एग्जाम में बैठने से पहले। तो इंक्रीज जो हुआ है ये फॉरेन करेंसी एसेट इंक्रीज हुआ है। फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जो हमारी सेंट्रल बैंक रखती है, रिजर्व करके रखती है। तो इसमें मेनली तो जो बढ़ोतरी हुई है वो एफसीए में हम लोग को देखने को मिली है। फॉरेन करेंसी एसेट में हमें देखने को मिली है 4.7 बिलियन यूएस डॉलर से 566 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है और बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड का रिजर्व जो है वो भी बड़ा है, ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। अब ये सब आंकड़े हर एक आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो याद रखने की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में है, तो इसमें चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज अनचेंज हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एसडीआर का जो कोटा होता है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, राइट। एसडीआर का कोटा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्पेशल ड्रॉइंग राइट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गई है। और कंट्री का जो रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास भी 25%, 25% शेयर जो है वो देना रख के रखना होता है एक कंट्री को। आईएमएफ के पास 25% शेयर अपने कोटा का, राइट, वो आईएमएफ रखती है अपने पास। तो उसमें कोई हम लोग को ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला, हल्का फुल्का चेंज जो है वो देखने को मिला। कितना हुआ है, क्या हुआ है, तो ये सब आंकड़े आपको याद नहीं रखने, बट आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में चीज पता होनी चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है गाइस? तो ये कुछ संपत्ति होती है, एसेट्स होते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन रखता है? तो एक कंट्री की सेंट्रल बैंक रखती है, जैसे कि हमारी आरबीआई है। तो हमारी आरबीआई अपने पास क्या रखती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखती है, फॉरेक्स रखती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन आएगा कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो किसके पास होता है, कौन अपने पास फॉरेक्स रिजर्व को रखता है? तो आरबीआई। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीजें होती हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, रट लेना। इसके अंदर हम लोग को फॉरेन करेंसी एसेट देखने को मिलती है जिसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, अभी हमने चर्चा करी इसके बारे में। गोल्ड रिजर्व भी हमें देखने को मिलता है जिसमें भी अगेन बढ़ोतरी हुई। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो आईएमएफ के हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। बट ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होती है ना, ये मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट एक्चुअल में आईएमएफ के पास होती नहीं है। ये आईएमएफ का एक टूल हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट एक पॉइंट माइंड में क्लियर रखना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होता है वो सिर्फ एक यूनिट होता है, एक कोटा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये कोई अमाउंट नहीं है और ना ही ये आईएमएफ अपने पास रखता है। बट आईएमएफ अपने पास जो रखता है वो रखता है रिजर्व पोजीशन, आईएमएफ के पास रहती है। 25% हम लोग को एक कंट्री के कोटा का देखने को मिलता है जो आईएमएफ अपने पास रखती है, राइट। और ये जो फंड होता है ये इमरजेंसी वाला फंड हम लोग को देखने को मिलता है। इवन एसडीआर ऑल्सो, एसडीआर भी हम लोग को स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, अभी आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो ये भी जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, एसडीआर के थ्रू जो पैसा जो है वो निकाला जाता है। अब आप बोलेंगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आईएमएफ के पास एसडीआर होता नहीं है, अभी आप बता रहे हो कि पैसा एसडीआर के थ्रू निकाला जाता है। तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को एसडीआर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं भी अच्छे से क्लियर करूंगा और ऐसा क्लियर करूंगा कि आपको एसडीआर छप जाएगा दिमाग में, राइट। क्योंकि सही तरीके से वाला टॉपिक जो है वो कोई पढ़ाता भी नहीं है एसडीआर का, क्योंकि उनको ही पल्ले नहीं पड़ता, राइट। तो अभी अपन बात करेंगे एसडीआर के बारे में डिटेल में। तो देखिए मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा इस टॉपिक को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पहली चीज हमने क्या समझी, ये ऐसा भंडार, ऐसा रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि आरबीआई या फिर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, सेंट्रल बैंक रखती है। इसके अंदर होते हैं बॉन्ड्स भी होते हैं, राइट, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स होते हैं और भी दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस फॉर्मेट में होती है। और एक्चुअल में क्या क्या होती है, तो ये फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट और हम लोग को रिजर्व पोजीशन आईएमएफ के पास देखने को मिलती है, वो इसके अंदर रहती है। तो ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई, ये चार चीजें ये रट लेना, क्योंकि ये चीज आ जाती है कि इसके अंदर बताओ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या होता है।
बट देखिए ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हम लोग को देखने को मिलता है वो यूएस डॉलर में डोमिनेटेड होता है, तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखना। यूएस डॉलर जो होते हैं ना करेंसी के फॉर्म में, नोट, रुपया, तो ये आरबीआई के पास ज्यादा जो है वो यूएस डॉलर है। और ना ही सिर्फ आरबीआई, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो कंट्री मेंटेन करती है इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, उन सबके पास यूएसए का डॉलर जो है, यूएस डॉलर सबसे ज्यादा है। क्यों है बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यूएसए का डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास क्यों हम लोग को देखने को मिलता है, और कोई करेंसी क्यों नहीं है बताओ? तो आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो किस में होता है, डॉलर में होता है। तो डॉलर जो है वो एक स्टैंडर्ड करेंसी हमें देखने को मिलती है, तो दैट्स व्हाई यूएसए का डॉलर जो होता है वो दुनिया भर की करेंसी जो रहती है ना, मतलब दुनिया भर की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो मेंटेन करती है दुनिया भर की कंट्री, तो उनका जो करेंसी जो होती है तो वो ज्यादा हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की करेंसी यूएस डॉलर में देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो मोड है ये ट्रांजैक्शन का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा उनके रिजर्व में रहता है, भंडार में रहता है। यहां तक बात क्लियर, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों रखती है, अब क्या है ये, मतलब कि इस प्रकार की गोल्ड और ये सब चीजें अपने पास जो है वो रिजर्व करके रखना क्यों करती है कंट्री ऐसा, क्या जरूरत है कंट्री को ऐसा करने की? तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री के नेशनल करेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत काम का होता है, जैसे कि डीवैल्यूएशन। जब हमारा, जैसे कि इंडिया के केस की बात करें, अगर रुपया डॉलर के अगेंस्ट गिर जाएगा, मतलब कि आज की रेट में, फॉर एग्जांपल आज की रेट में कितना चल रहा होगा, 71-72 रुपए, राइट, एक डॉलर के बराबर। अब एक्चुअल क्या रेट है वो आपको अगर पता हो तो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स पे। वैसे ये इसकी जरूरत नहीं है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे, तो ये सब आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं वैसे, बट आइडिया होना चाहिए। तो अच्छा, मेरे ख्याल से 70, 71, 72 है, इतना ही है, 71-72 के आसपास ही होगा। तो एक डॉलर जो है वो 71-72 के आसपास हम लोग को देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है। अब रुपी घट गई, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 71 रुपए से नीचे चला जाएगा क्या, 50-60 रुपए हो जाएगा क्या, या फिर 100-80-100 रुपए हो जाएगा? घटने का मतलब क्या हुआ, रुपी गिर गई, डीवैल्यूएशन हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आज आप 71 रुपए देकर एक डॉलर को खरीद रहे थे, बट आपका रुपया कमजोर हो गया, अब कल आपको 80 रुपए देकर एक डॉलर को खरीदना पड़ सकता है। वो जितना कम हुआ उसके हिसाब से हम लोग मतलब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। यहां पर स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होते हैं, रुपया गिर गया मतलब कि इस करेंसी को माइनस करते हैं। आपको अपनी करेंसी को माइनस नहीं करना डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि आप माइनस करोगे तो आपकी करेंसी मजबूत होगी ना। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है, आपके पास 71 रुपए है, आपके पास 71 रुपए है, उसमें आपको मिल रहा है $1, ठीक है, आपको $1 मिल रहा है 71 रुपए में। अब रुपया गिर गया का मतलब क्या हुआ, आपको महंगे में पड़ेगा ना, रुपया कमजोर हुआ मतलब आपको महंगे में पड़ेगा, आपको और ज्यादा पैसे देने होंगे $1 को लेने के लिए, राइट। बात समझ रहे हो आप? तो जब भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है, राइट, और हम चाह रहे हैं कि यार हम जो है वो डॉलर में वो कर लें, ट्रेड कर लें, तो हमारे पास जो भंडार ऑलरेडी डॉलर का रखा रहेगा अपने पास, अपने रिजर्व में रखा रहेगा, तो इसी का हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे ना। क्यों अपनी करेंसी को डिवैल्यू करवाएं, मतलब कि क्यों, मतलब घाटे का सौदा करें, हम डायरेक्ट डॉलर में डील करेंगे। जो प्रोडक्ट हमें डॉलर का मिल रहा है डायरेक्ट डॉलर में डील करेंगे। क्यों हमारी करेंसी के अगेंस्ट डॉलर को परचेज करें जब हमारे पास ऑलरेडी भंडार रखा हुआ है? तो ये उस केस में यूज किया जाता है जिस केस में एक कंट्री की जो नेशनल करेंसी जो होती है वो गिर जाती है, डिवैल्यूएशन उसका हो जाता है, कमजोर हो जाती है एक कंट्री की करेंसी, और एट अ टाइम उसे क्या चाहिए होता है, उसे प्रोडक्ट चाहिए, और वो अपनी करेंसी को एकदम वो भी नहीं कर सकता, कन्वर्ट भी नहीं करवा सकता। कन्वर्ट करेगा तो उसके मार्केट में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि इकोनॉमी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमी में पैसा है नहीं, और उसे इकोनॉमी में पैसा भी डाल के रखना है, और फिर वो चाह रहा है कि जैसे कि अगर उसे ट्रेड करना है फॉरेन कंट्री के साथ, तो वो अपनी करेंसी के अगेंस्ट भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करेगा तो मार्केट से जो है वो करेंसी जो है वो निकाल के उसको देनी पड़ेगी, राइट। तो वो क्या कर सकता है, एक कंट्री अपने जो भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उससे ये डॉलर निकाल कर दे सकता है। तो ये वाली चीज है जो कि आपको समझनी है। इसीलिए यही एक पॉइंट है जिसके चलते जो है वो कंट्रीज रिजर्व अपना बना के रखती है, भंडार अपना बना के रखती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, कि कभी भी कोई स्थिति ऐसी बनती है, प्रॉब्लम आती है कंट्री के ऊपर, या फिर दूसरी चीज भी, जैसे कि कंट्री के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जांपल उसको लोन नहीं मिल रहा इंटरनेशनल, जो जैसे कि आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये उसे लोन नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में इसके पास तो होगा ना भंडार, कि वो उसी से निकाल कर जो है वो मैनेज कर ले अपने क्राइसिस को, राइट। तो ये वाली चीज होती है। या कई बार उसके पास फॉरेन कंट्री से उसने लोन लिया होता है, वो चुका नहीं पा रहा, तो वो इस डॉलर्स में चुका दे, राइट। तो इस तरीके के लिए, यानी कि ये आप कह सकते हो
एक कंट्री अपने आप को सेफ रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मेंटेन करके चलती है, राइट, रखती है अपने पास ये, राइट, कि कल को कोई इशू हुआ किसी भी प्रकार का तो वो मैनेज कर सके, राइट, बात समझे आप। तो आपके लिए ये दो पॉइंट्स बस इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा ही होगा कि जब आपको अपनी करेंसी के एवज में कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं परचेज करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पावर में हो ही, आपको सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मेंटेन रह रहा है, आपकी पॉलिसी अच्छी बन रही है, तो उसके लिए रहता है कि एक तरह से आपने जो है वो ये कह सकते हो एक प्रकार की सेविंग अपने पास रख के रखिए कि कल को कोई क्राइसिस आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये एक मेन पर्पस इसका हम लोग को देखने को मिलता है। और आज की डेट में जो हम देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए काफी अच्छा रहता है ये। रूपी एप्रिसिएशन रुपीज को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन बनाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डॉलर रखे हैं जिससे कि हम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, हमें अपने रुपए को फंसाने की आवश्यकता नहीं है, नेशनल करेंसी को फंसाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका फायदा हम लोग को मेनली देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वाली चीज तो ऑब्वियस ही बात है कि जब इकोनॉमी से हम लोग पैसा निकालेंगे नहीं, करेंसी नहीं निकालेंगे, हम ऑलरेडी अपने रिजर्व से उपयोग कर लेंगे क्राइसिस के समय पर, तो ऑब्वियस ही बात है अब जब क्राइसिस नहीं है तो हम डील कर सकते हैं, इस प्रकार से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपनी करेंसी के एवज में। बट जब हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ है और क्राइसिस है, तो उस दौरान हम अपनी करेंसी को निकालेंगे तो वो बेवकूफी हो जाएगी, राइट। वो वैसे ही ऑलरेडी मार्केट में चाहिए पैसा, राइट, मार्केट में पैसा चाहिए, लोन्स वगैरह डिसबर्स करना है जिससे कि काम वगैरह शुरू हुआ, बट हम वहीं से पैसा उठाकर अगर डॉलर को परचेज करने लगेंगे और वो भी घाटे का सौदा जब करने लगेंगे जिस समय हमारी ऑलरेडी करेंसी जो है वो कम है, यानी कि कमजोर हम लोग को देखने को मिल रही है, तो उसमें तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये वाली चीज है, तो ये आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व जो है वो क्यों मेंटेन किया जाता है कंट्रीज के द्वारा। तो इसके पीछे का ये बैकग्राउंड है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हमने बात करी थी फॉरेन करेंसी एसेट के बारे में कि फॉरेन करेंसी एसेट जो है उसमें हम लोग को बहुत हाइप देखने को मिली, बढ़ोतरी देखने को मिली, सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिली ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि नए आंकड़े हम लोग ने देखे फॉरेक्स रिजर्व के हमारे, तो इसमें सबसे ज्यादा जो हुआ है बढ़ोतरी हुई है वो फॉरेन करेंसी एसेट हुई है। अब फॉरेन करेंसी एसेट क्या है, तो नाम से हमारा फॉरेन करेंसी एसेट, संपत्ति फॉरेन करेंसी की। तो ये क्या होती है, हम लोग को देखने को मिलता है ये ऐसी करेंसी रिजर्व में रखी होती है जो कि एक कंट्री की खुद की करेंसी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉलर, हमारे पास डॉलर रखे हुए हैं, यानी कि रुपया, दूसरी कंट्री का रुपया रखा हुआ है, मतलब दूसरी कंट्री का जो मनी है वो रखा हुआ है, राइट। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। और फॉरेन करेंसी एसेट जो है ये लार्जेस्ट कंपोनेंट हम लोग को फॉरेक्स रिजर्व का देखने को मिलता है और डॉलर में ये डोमिनेंट रहता है, राइट। तो इसमें डॉलर हम लोग को देखने को मिलते हैं ज्यादा। अब क्यों देखने को मिलते हैं तो उसकी क्लैरिटी मैंने आपकी ऑलरेडी कर दी है, राइट। इसके अलावा फॉरेन करेंसी एसेट के अंदर हमें देखने को मिलता है एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन नॉन यूएस यूनिट, जैसे कि यूरो, पाउंड और येन का ये भी होता रहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो फॉरेन करेंसी एसेट के अंदर अब ऐसा तो नहीं है कि एक करेंसी जो होगी वो हमेशा उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, वैल्यू बढ़ती है घटती है, जैसा मैं भी आपको बता रहा था, जैसे कि रुपए की वैल्यू जो है वो घटी और बढ़ी, राइट, कुछ केसेस में। तो वैसे ही दूसरी करेंसी जो हमारे पास रखी रहती है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है घटती है, तो ये कांस्टेंट नहीं होता। ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं कि हमने आज की रेट में जिस रेट पर डील किया या हमारे पास जो रिजर्व है, भंडार जो रखा हुआ है जिस रेट पर आज की रेट में, तो वो जरूरी नहीं है कि वो उसी रेट पर कल को भी हो, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सचेंज रेट के ऊपर टोटली, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इफेक्ट इसमें हम लोग को फॉरेन करेंसी एसेट में इफेक्ट हम लोग को एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का देखने को मिल सकता है। और गर्मी बहुत हो गई यार, हालत खराब हो रही है बिल्कुल। अभी आपको कैसा लग रहा है, माहौल थोड़ा गर्मी वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे आज बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, बहुत मतलब स्वेटिंग वगैरह हो रही है। चलो एनीवेज, तो मैं आपको वापस टॉपिक पे आ जाता हूं। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि आपसे यूपीएससी क्या खेलेगी कि बताओ जरा कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है जिसे मेंटेन किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एक ही चीज बचती है फॉरेन करेंसी एसेट, और इसी चीज को जब पढ़ेंगे नहीं तो स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। और अब आपने पढ़ लिया है तो आपको पता लग गया कि ये फॉरेन करेंसी एसेट है। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि आप इस चीज को रट लो, ये चार चीजों को, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट और आईएमएफ के पास रिजर्व पोजीशन जो हमें देखने को मिलती है, ये रट लो, राइट, क्योंकि ये चीज जो है वो पूछी जा सकती है। तो यहां तक क्लियर हो गई आपको पूरी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की हम चर्चा करते हैं। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है गाइस, ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट हम लोग को देखने को मिलता है जिसे आईएमएफ ने क्रिएट किया है। ऑफिशियल रिजर्व, कंट्री का जो ऑफिशियल रिजर्व जो है, मेंबर कंट्री का आईएमएफ के ऑफिशियल रिजर्व जो है उसको
सप्लीमेंट करने के लिए। अब ये है क्या चीज, इसको एक एक करके आप समझो। पहली बात तो ये क्लियर रखना, एसडीआर ना ही कोई करेंसी है और ना ही आईएमएफ के ऊपर क्लेम है। आईएमएफ बोलता है इट इज फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर। इस पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट को याद रखना कि एसडीआर ना ही करेंसी है और ना ही कोई क्लेम है आईएमएफ के ऊपर। आज एक कंट्री का जो एसडीआर हम लोग को देखने को मिलता है, आप एसडीआर ये मान के चलो कि एक कंट्री का एक वैल्यू है, एक यूनिट है जो कि कंट्री को दे दी है, पॉइंट्स, पॉइंट्स समझो आप इसको। एसडीआर मतलब कि कुछ पॉइंट जो है वो कंट्री को मिले हैं। अब ये पॉइंट कैसे मिलते हैं, वो बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती है, कैलकुलेट किया जाता है। देखो एसडीआर की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो मेजर करेंसी जो हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें आती है यूएसए और यूएस की डॉलर, जैसे यूरो हो गई, जापान का येन हो गया, चाइनीज का युआन हो गया जो कि अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है, और ब्रिटिश का पाउंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये टोटल 5 हम लोग को ये बास्केट देखने को मिलती है मेजर करेंसी के। तो इनके वेट को चेक किया जाता है और उसके बाद फिर जो वैल्यू होती है एसडीआर की वो कैलकुलेट की जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये जो पॉइंट जो कंट्री को मिलते हैं, ये पॉइंट कितने होंगे, वो किसके ऊपर आधारित होगा, तो ये बास्केट ऑफ मेजर करेंसी के वेट के ऊपर आधारित होगा, वेटेज के ऊपर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आप ये बताओ एक कंट्री को जैसे कि एसडीआर एलोकेट कर दिया गया, मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट्स एलोकेट कर दिए गए। अब ये पॉइंट कितने के होंगे, इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड होगा 5 करेंसी जो हम लोग को मेजर करेंसी का बास्केट जो देखने को मिलता है उनके वेटेज के आधार पर। और आपसे डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बताओ कि बास्केट ऑफ मेजर करेंसी में कौन सी करेंसी आती है, तो ये 5 करेंसी के नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं, ये बात तो हमने कर ली कि ये पॉइंट्स की, कि ये पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी, बट ये पॉइंट्स मिलते कैसे हैं, किस चीज के आधार पर, क्या चीज ऐसी होती है जिसको कैलकुलेट करके ये पॉइंट्स एक कंट्री को एलोकेट किए जाते हैं। तो ये होता है गाइस कोटा टोटली, मतलब कि एक कंट्री की जीडीपी कितनी है, उस कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किस प्रकार से होता है, उस कंट्री के ऊपर किसी प्रकार का लोन है कि नहीं है, इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद एक कंट्री को एलोकेट कर दिया जाता है कोटा, और वो उसका एसडीआर का पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलता है जो उसे एलोकेट कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये सब तो बात समझ में आ गई कि कुछ पॉइंट एक कंट्री को मिल गए, बट इससे फायदा क्या होता है, मतलब कि क्या है ऐसा कि इसको जो है वो हम लोगों ने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर मेंटेन किया है। तो मैंने भी आपको क्या समझाया था कि फॉरेक्स रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि एक कंट्री अपनी सेंट्रल बैंक के पास रखवाती है। तो जो भी कंट्री का एसडीआर, जिस भी कंट्री का, जैसे इंडिया का एसडीआर पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो एलोकेट कर दिए गए, तो उसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट की जाती है और उतनी वैल्यू का रिजर्व जो है वो अलग से मान के चलो एक लॉकर में डाल के रख देना होता है आरबीआई को, और आरबीआई उसको फॉरेक्स रिजर्व के साथ रखती है, राइट। अब हमारे एसडीआर को तो हमने अपने पास रख लिया, बट इसका फायदा, मतलब इसको निकालते का मैं कैसे इसका यूज किया जाता है, क्या ऐसा होता है कि इससे हमारी कंट्री को फायदा मिल सकता है, राइट। तो देखो फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है। और ये जो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, पहली बात तो इसका नाम समझो आप, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, मतलब कि पहली बात तो स्पेशल मतलब कि कुछ स्पेशल इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस में ही क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। ड्रॉ का मतलब निकालना, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही पैसे को निकाला जाएगा, और इसी पैसे को निकालने के अधिकार को, राइट्स को हम लोग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं, राइट। ये आईएमएफ के द्वारा सिक्योर्ड है, राइट, बट आईएमएफ के ऊपर ये क्लेम नहीं है, हम आईएमएफ से नहीं मांगेंगे। तो आप बोलोगे सर फिर कैसे मांगेंगे, कैसे फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा था, लोन, जैसे कि हमें चाहिए लोन, कंट्री की हालत खराब हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस पे कंट्री आ गई, राइट, अब उसे चुकाना है लोन, बहुत बुरी हालत है उसकी। अब वो क्या करेगी, वो आईएमएफ से रिक्वेस्ट करेगी, बोलेगी कि हमें व्यवस्था कर दो, हमें चाहिए पैसा। अब इसमें क्या होगा कि हमारे जो पॉइंट, जैसे इंडिया के पास 10 पॉइंट है और यूएसए के पास 20 पॉइंट है, ठीक है, और हमें चाहिए, अब जैसे एक पॉइंट कितने के बराबर है, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसी, जो मेजर करेंसी का जो बास्केट है उसके वेटेज के आधार पर, राइट, ये कैलकुलेट किया जाता है कि एक पॉइंट जो होगा, एक एसडीआर होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। अब हमें जितने अमाउंट चाहिए, जितना रुपया चाहिए, तो ये हमारे पास 10 पॉइंट है और ये 20 पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि मान लेता हूं एक पॉइंट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब हमें चाहिए 4 करोड़ रुपए, तब क्या होगा,
ये क्या हमें बता रहा है कि ये एसडीआर एक फ्रीली यूजेबल करेंसी है आईएमएफ के मेंबर्स की। और मैंने आपको यह भी क्लियर किया था एसडीआर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ही रखा रहता है, राइट। तो अब एक कंट्री के सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं लिया जाएगा लोन के तौर पर। ये कैसा होगा, जैसे कि यूएसए के पास 20 पॉइंट्स है, हमारे पास 10 पॉइंट है, हमें चाहिए यूएसए से मदद। तो हम क्या बोलेंगे, पहले आईएमएफ से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आईएमएफ डायरेक्ट करेगा यूएसए को कि चलो तुम्हारे पास तो एसडीआर अच्छा रखा हुआ है, एक काम करो एसडीआर जो है वो ट्रांसफर कर दो इंडिया को, ठीक है। जैसे कि हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक पॉइंट की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए, जैसे हमें 4 पॉइंट चाहिए, तो हमारे यहां से 4 पॉइंट घट जाएंगे, यानी कि हमारा एसडीआर 6 हो जाएगा और यहां पर यूएसए का एसडीआर जो है वो 24 हो जाएगा, राइट। और यूएसए हम लोग को क्या दे देगा, डॉलर्स दे देगा, राइट, उसके पॉइंट के हिसाब से, बट उसका एसडीआर की वैल्यू वहां पर बढ़ जाएगी, राइट। और ये हमें अमाउंट प्रोवाइड करा देगा। अब जब ये हमें अमाउंट प्रोवाइड कराएगा तो वो हमारे ऊपर क्या रहेगा, लोन रहेगा। तो इसके ऊपर आता है लोन, और लोन के ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट रेट ऑन एसडीआर, जिसे एसडीआरआई कहते हैं, ये इंटरेस्ट पेड होता है। इंटरेस्ट पेड हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि मेंबर्स को दिया जाता है एसडीआर होल्डिंग्स के लिए। यानी कि यूएसए ने अगर हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं तो हमें यूएसए को फिर उस 4 पॉइंट्स के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बट एट अ टाइम, इमरजेंसी के समय पर, स्पेशल सिचुएशन जब अराइव होती है, तो उस समय पर हम लोग को ये अपने एसडीआर के बिहाफ में पैसा मिल जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज होती है, मतलब एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री अपने एसडीआर के थ्रू जब भी वो किसी क्राइसिस में होती है, जब हर जगह से उसके पास दरवाजे हर जगह के बंद हो जाते हैं, तो इसके पास एक ऑप्शन होता है, एसडीआर के माध्यम से वो लोन उठा सकती है जब कोई उसे लोन ना दे रहा हो, राइट। ये चीज होती है। तो और यही चीज आपको समझनी है, और एक्चुअल में एसडीआर यही है। और बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे कि उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है, और ये चीज सही कहां पर पढ़ाई जाती है मैं आपको बताता हूं। लाखों रुपए की जब आप कोचिंग देते हैं, जहां पर आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं, वो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे, राइट, एसडीआर वाला। और मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी लाखों रुपए खर्च करके कहीं से कोचिंग करी। वाजीराम एंड रवि में था मैं काफी साल पहले, तो वहां से ये सब कॉन्सेप्ट सीखे हैं, और वही चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो अब देखो, जो रियलिटी होती है वो रियलिटी होती है। लोग बाग हर कुछ, मैंने भी, जैसे मैं भी चेक करता रहता हूँ इधर उधर कि जैसे इस प्रकार के कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं, मुझे भी देखना रहता है कि यार देखें जरा, मतलब एक आइडिया लें कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर जब देखो तो फिर लगता है कि मैंने कहा अरे यार क्या बकवास है, तो फिर मजा नहीं आता फिर। और मैं किसी को ऐसा बोल नहीं रहा हूं, बट मैं, देखो एक चीज ये पक्की है, ऑनलाइन में बहुत सारी जगह पर आपको ऐसा मिलेगा कि ऑनलाइन के थ्रू अगर जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जहां पर भी तैयारी कर रहे हैं, पहली बात जो आपको वो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो जो आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि मैं जो पढ़ाता हूं काफी सारे स्टूडेंट को समझ में आता होगा, काफी को नहीं भी आता होगा, ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। तो ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, आप किस पर फोकस करो, आप उस चीज पर फोकस मत करो कि यार उनने बोल दिया, एक आपके दोस्त हैं, अरे यार वहां से पढ़ ले, वहां से बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि मुझे ही कल परसों की बात है, एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि सर मुझे, मतलब किसी ने रिकमेंड किया है आपका नाम। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि देखो मैं स्टूडेंट के सामने बिल्कुल साफ चीज रखता हूं, उलझाने वाला काम मेरा है ही नहीं किसी के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अगर मैं आज साफ चीज रखूंगा आप लोग के सामने, कल को आपका सिलेक्शन होगा, मुझे ही दुआ दोगे, और आपने इतनी दुआ दी है कि मेरा जो पेन जो है वो खत्म हुआ है। तो मैं तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि आपने बहुत बड़ी चीज कर दी मेरे लिए, कि इतनी दुआ करके मेरा पेन खत्म कर लिया। उसके लिए तो मैं आपको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, राइट। तो मेरा काम, मेरी पर्सनालिटी, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं स्टूडेंट को बिल्कुल एक्यूरेट गाइड करता हूं कि यार ये चीज है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहो तो कर लो। मुझे स्टूडेंट ऑप्शनल के लिए पूछते हैं, मैं उनको साफ साफ बोलता हूं कि ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन करो और एक्सपर्ट से पूछो। अगर मैं भी इंटरनेट से थोड़ा बहुत सर्च करके आपको बता दूं, ये झाड़ने लगूं कि नहीं नहीं मुझे तो सब पता है, तो वो मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा। एक टाइम पर आप मुझे मेरी वाहवाही कर दोगे, बोलेगे अरे यार सर ने बता दिया। बट एक चीज होती है प्रॉपर गाइडेंस देना, एक चीज होती है सिर्फ, मतलब मैं अपने साइड की बात कर रहा हूँ, टीचर्स मोड की बात कर रहा हूँ कि टीचर अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हर कुछ बता देता है, एक वो चीज होती है। तो मैं जो टारगेट करता हूं कि अगर मुझे जो चीज नहीं पता, जिसका मुझे नॉलेज नहीं, आइडिया नहीं, उसका मैं बोल देता हूं कि यार इसका तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं थोड़ा सर्च कर लेता हूं, मुझे सर्च करने दो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा अगर जो मुझे लगता है, बट मैं रिकमेंड कर सकता हूं आपको। और बाकी पढ़ाई के मामले में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना गाइस, आपका अगर दोस्त बोले ना कि वो टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, उसके बाद चले आओ पढ़ने, जाना जरूर, बट एक बार चेक कर लेना वो जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि मगज में बैठना, दिमाग में बैठना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। भले ही वो कितने वर्ल्ड क्लास टीचर क्यों ना हो, और अगर वो आपको डिलीवर कर रहे हैं कोई लेक्चर, उस आपके पल्ले ही ना पड़े, दिमाग में ही ना बैठे, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट ना हो, तो फिर क्या मतलब। इस एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये कोई स्कूल और कॉलेज की बात नहीं है, ये आपके करियर की बात है। इसमें अगर आप चीजें गलत चूज करते हो तो डिफिकल्टी आएगी,
राइट। तो कभी भी चीजों को गलत मत चूज करो। और गलत देखो, गलत कोई नहीं होता। जैसे मैं हूं, मैं भी जो पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरी बात समझ में आती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारों को नहीं आती होगी, कोई बड़ी बात नहीं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है मेरे लिए, और प्रैक्टिकल है। हर चीज को प्रैक्टिकल की तरह जो है वो लेना शुरू करो। एक बात मैंने सीखी है गाइस, और वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी बनना है, आपको, मैं जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बोल चुका हूं, कि अभी से अपने आप को वैसा बना लो। और आपके हर हर आपकी हर एक चीज होती है ना आपकी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, राइट, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपकी वो पर्सनालिटी जो है ना वो हर एरिया पर दिखनी चाहिए आप, राइट। क्योंकि एक चीज मैंने बहुत बढ़िया सीखी कि आप जब तक, अगर एक पर्टिकुलर चीज में, अगर जैसे कि मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं बहुत, जैसे फूडी हूं, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूं, मतलब मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। बट अब से मैंने, जब से ये बात सुनी है, तब से एक चीज मैंने अपनी बना ली है कि यार, अगर मैं अपनी दूसरी, यानी कि दूसरी जो चीजें हैं मेरी लाइफ की, जैसे कि खाना पीना, ये वो चीजें, अगर इसमें अगर मैं डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं कर पाऊंगा। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप किसी भी एरिया पर अपनी लाइफ के, मतलब कोई भी आपका एरिया चल रहा हो लाइफ का, यानी कि जैसे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो गया हो, तो उसमें भी आपको ऐसा ही रहना है जैसा कि आप अपने करियर को लेकर हो, या फिर आप जैसा बनना चाहते हो। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करो। क्योंकि अगर आप ये बोल लो कि अरे यार, मुझसे बस खाने पीने में जो है वो डिसिप्लिन नहीं हो पाता, बाकी दूसरी चीजों में मैं डिसिप्लिन कर लेता हूं, तो वो क्या होगा कि फिर वो आपकी लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी, राइट। तो आपको डिसिप्लिन अगर लेकर आना है, तो आपको अपनी हर एक एक्टिविटी पे लेकर आना है, अपनी नींद पर भी लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि गधों समान जो है वो सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, राइट। आपने डिसाइड कर लिया कि 6 आवर्स की, 7 आवर्स की आपको नींद लेनी है, इतनी बहुत है यार, इससे कम ही लेनी चाहिए वैसे तो, बट बहुत है। मतलब अभी के समय पर, अभी आप जो है वो तैयारी वाले मोड पे हो, तपने वाले मोड पे हो, राइट, इतनी बहुत है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतनी समय की नींद चाहिए, तो भले ही रात में नींद क्यों ना लेट आए, बट आपने डिसाइड कर लिया कि सुबह 4 बजे उठना है या 4:30 बजे उठना है, तो वो उठ जाना। वो फिर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना रहेगा। और अब मैं इस चीज को अब बहुत ही जो है वो तरीके से फॉलो करने के ऊपर काम कर रहा हूं। वैसे तो मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूं, बट मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए करें तो ज्यादा अच्छा है। जल्दी से जल्दी टारगेट आपके अचीव होंगे, और देखिएगा आप कुछ समय बाद अपना रिजल्ट जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो लाइफ में अपनानी चाहिए। मैंने एक जगह सुना और मुझे बहुत ये वाली बात जो है वो एकदम इफेक्ट करेगी। मैंने कहा यार, बात तो सही है कि अगर, जैसे कि डिसिप्लिन अगर मैं अपनी लाइफ के एक एरिया पर अगर नहीं रख पा रहा हूं, तो मैं दूसरे एरिया पे कैसे रखूंगा यार? मैं रख ही नहीं पाऊंगा। मुझे अगर डिसिप्लिन रखना है, तो मुझे हर एक, अपनी लाइफ का हर एक जो पार्ट है, उस पर मुझे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, या उस पर मुझे वैसा बनना पड़ेगा जैसा मैं अपनी करियर में चाह रहा हूं। तो ऐसा आप लोग भी सोचें, राइट। चलो एनीवेज, ये वाली बात मैंने आपको, थोड़ा सा जरूरी होता है कि आप लोग के साथ भी मैं ऐसी बातें करता रहूं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मैं सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, उसके अलावा लाइफ के भी लेसन जो है वो आपको सिखा रहा हूं। ये लाइफ के लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई तो हर कोई कर लेगा, लाइफ के लेसन कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और कब क्रैक कर पाओगे? जब आप डिसिप्लिन लाइफ जो है वो जियोगे, राइट। रिजर्व, मैंने भी आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि आईएमएफ के पास भी जो है वो कुछ रिजर्व रखना होता है, राइट। तो ये लगभग कोटा का 25% हम लोग को नॉर्मल तौर पर देखने को मिलता है, राइट, कि जितना एक कंट्री का आईएमएफ का कोटा है, उसका 25% जो है वो ड्यू के तौर पर जो है वो आईएमएफ के पास रखवाना होता है। अब ये वाला पैसा जो होता है आईएमएफ के पास लॉक हो जाता है। आईएमएफ कब देती है वाला पैसा? जब बहुत ही, मतलब सब जगह से अगर बर्बाद हो गया, एक कंट्री को कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा, तब उस समय ये दरवाजा जो है वो खुल जाता है आईएमएफ की तरफ से। और ये वाला सिस्टम गाइस इसलिए बनाया है कि जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस ना करे, राइट। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जब होते हैं, तो वो ना ही सिर्फ वो कंट्री डूबती है, उस कंट्री में रहने वाले लोग, यानी कि ह्यूमैनिटी जो है वो बर्बाद हो जाती है। खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है, हालत खराब, जीवन खराब, राइट। तो ये वाली चीज, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसको हमने समझा। और बाकी ये देखो, इमरजेंसी अकाउंट होता है, वही चीज जो मैंने आपको समझाई कि ये बेसिकली एक इमरजेंसी अकाउंट हमें देखने को मिलता है, राइट। और इसमें कोई भी सर्विस फी नहीं होती, कोई भी कंडीशन नहीं होती, बस ये पैसा रखा रहता है। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसा रखा रहता है ना, बट हालांकि सेविंग अकाउंट में फिर भी इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर वो कुछ नहीं मिलता। ये मान के चलो आपने लॉक करके रख दिया पैसे को। जैसे ये मान के चलो आपने अपनी जो तिजोरी है उसमें पैसा रख दिया कि कल को आपदा कितनी भी आ जाए, मैं इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और तभी इस्तेमाल होगा इन पैसों का जब मेरी बैंड बज चुकी होगी, राइट, तब मैं इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। तो वो वाली चीज आईएमएफ में हमें देखने को मिलती है। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली मैंने जो समझाने की कोशिश करी है इस टॉपिक को इस तरीके से, शायद आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ वल्चर,
गिद्धों का संरक्षण, तो ये एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिसेंटली 150 गिद्ध हम लोग को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर देखने को मिले। पॉइंट टू बी नोटेड, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है, क्वेश्चन आएगा, बिहार आपको याद रखना है, राइट। तो यहां पर 150 वल्चर्स देखे गए और ये वल्चर कंजर्वेशन प्लान जो है उसके तौर पर हमें देखने को मिले, मतलब कि आज की रेट में बहुत भारी मात्रा में वल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसका एक सबूत जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हो सामने आ चुका है, राइट। क्योंकि इतने वल्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह यही है कि वल्चर को कंजर्व करने के लिए प्लान्स प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिले हैं। तो वल्चर्स की बात करेंगे तो 22 प्रजाति हम लोग को लार्ज कैरी ऑन ईटिंग बर्ड्स हम लोग को देखने को मिलती है। जानवर खाने वाले ये पक्षी हैं, जानवर नहीं मतलब मरे हुए जानवर, राइट, मरा हुआ जानवर। तो मरा हुआ जानवर खाने वाले पक्षी हैं, आपको पता होगा वल्चर डेड डिकम्पोज बॉडी को खाते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, नगर पालिका इन्हें कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है और ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में ये मेनली पाए जाते हैं और ये नेचर का गार्बेज खत्म करने का काम करते हैं। गार्बेज कलेक्टर्स इन्हें कहा जाता है, इसलिए मैंने वो कहा आपसे कि म्युनिसिपैलिटी इसे कहते हैं, राइट। तो क्योंकि नेचर का गार्बेज जो है, कचरा जो है, उसे खत्म करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए ये जाने जाते हैं। इनका ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। ये जो भी वेस्ट वगैरह होता है एनवायरमेंट में उसको क्लीन करते हैं ये वल्चर जो है गाइस। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं वाइल्ड लाइफ डिजीज को चेक करने के लिए कि वाइल्ड लाइफ डिजीज जो है वो कंट्रोल रहे, नियंत्रित रहे। क्योंकि एक मरा हुआ जानवर जो होगा वो बहुत सारी डिजीज जो है, बहुत सारे वायरसेस जो है वो एनवायरमेंट में स्प्रेड कर देगा। तो जैसे ही जानवर मरता है इसकी सुगंध सुनकर सूंघ कर ये आ जाते हैं और आकर इस मरे हुए जानवर को निपटा डालते हैं, मतलब खा जाते हैं। निपट तो ऑलरेडी गया ये वो। और इंडिया के अंदर हम लोग को 9 प्रजातियां हम लोग को वल्चर्स की देखने को मिलती है। ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्टियन बियर्डेड, यानी कि दाढ़ी वाला है क्या ये, बियर्डेड, और इसके अलावा सेनेरियस और यूरेशियन ग्रिफन। तो ये सब वल्चर्स की प्रजातियां, 9 प्रजातियां हमें इंडिया में देखने को मिलती है। बस एक आइडिया रखो ये सब नाम, और बाकी 9 जरूर याद रख लेना कि 9 प्रजाति इंडिया के अंदर हम लोग को वल्चर्स की देखने को मिलती है। और 9 प्रजाति ही हम लोग को देखने को मिलती है कि जो मतलब इनको खतरा है विलुप्त होने का, एक्सटेंशन का खतरा है, राइट। ये पूरी प्रजाति है जिसके बारे में हमने बात करी, जिनमें से शेड्यूल 1 जो हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का हमें देखने को मिलता है, उसमें बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, तो इनको जो है वो शेड्यूल 1 में रखा है, यानी कि बहुत ही हाई प्रोटेक्शन पे रखा हुआ है, और बाकियों को शेड्यूल 4 में रख दिया गया, राइट। तो ये वाली चीज है। इनको खतरा किससे, एक दवाई से इनको खतरा है, डिक्लोफेनेक। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि मेडिसिन में यूज किया जाता है, डिक्लोफेनेक। तो ये नाम याद रख लेना, ठीक। क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जरा, अभी रिसेंटली न्यूज में था, डिक्लोफेनेक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है और जहर है, ये जहर है वल्चर के लिए ये, और लाइव स्टॉक्स के लिए, प्रजातियों के लिए जहर है, जहर, राइट। और इसके अलावा ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके कारण से इनका नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जहां पर ये रहते हैं, फॉरेस्ट जो ह्यूमन खत्म करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसके कारण से इनको खतरा है, राइट। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि फूड डी अर्थ और कंटामिनेटेड फूड, मतलब इनको एक तो खाना मिल नहीं पा रहा है, और दूसरी बात सड़ा हुआ भोजन, कंटामिनेटेड, सड़ा हुआ भी नहीं, प्रदूषित, पोल्यूटेड आप कह सकते हो, या फिर टॉक्सिक आप ये कह सकते हो, तो वो मिल रहा है, राइट। और इसके अलावा कई बार पावर लाइंस के ऊपर बैठ जाते हैं, ये बिजली के तार होते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जल जाते हैं बेचारे, तो ये वाली चीज है, करंट लग जाता है इनको, तो उससे मर जाते हैं ये। अब देखिए इनको संरक्षित करने के क्या प्रयास जो है वो लिए जा रहे हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने वल्चर एक्शन प्लान 2020 और 2025 तक का लॉन्च किया। 5 साल का प्लान था ये जो लॉन्च किया गया था, राइट। और ये हमारी कंट्री में जो गिद्ध है, वल्चर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान है ये इंश्योर कर रहा है कि पहली बात तो मिनिमम उपयोग करना है डिक्लोफेनेक का, राइट। और इनके जो खाना वगैरह जो होते हैं, वल्चर्स का जो प्रिंसिपल फूड वगैरह जो होता है, जैसे कि ये मरे हुए जानवर वगैरह जो होते हैं, तो ये इंश्योर करना है कि वो पॉइजन ना हो, मतलब कि टॉक्सिक ना हो उसके अंदर, राइट। यानी कि अगर कोई जानवर किसी पॉइजन के कारण बाई चांस मरा हो तो उसको आइडेंटिफाई कर लो, यानी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं ना कई बार पॉइजन के चलते जानवर वगैरह मर जाते हैं, तो वहां से तुरंत उन जानवरों को क्लियर कर दो, क्योंकि गिद्ध आके उसको खा लेंगे तो फिर गिद्ध भी मर जाएंगे, राइट। और वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा रहा है 8 अलग अलग जगहों में हमारी कंट्री के, राइट। जहां पर भारी मात्रा में, ये भारी तो नहीं कहेंगे, ज्यादा मात्रा तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी मतलब रेस्ट ऑफ द प्लेसेस से ज्यादा मात्रा में हम लोग को ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2 प्लेसेस इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग को नजर आती हैं, राइट, जो कि वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम बनाया गया,
और इसमें 4 रेस्क्यू सेंटर्स कंजर्वेशन के लिए लाए गए, राइट। ये हम लोग को पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में जो है ये ओपन किए गए, राइट। और मिनिस्ट्री जो है गाइस ये लॉन्च कर रही है कंजर्वेशन प्लान रेड हेडेड और इजिप्टियन वल्चर्स के लिए भी, राइट। और इसमें ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चालू किया जाएगा जहां पर वो अंडे दे सकें और मतलब अपनी प्रजाति को बढ़ा सकें। और स्टडी जो है वो की जा रही है, कंडक्ट की जा रही है कि इनकी डेथ का क्या कारण है। तो वल्चर केयर सेंटर भी सेटअप किया गया है पिंजौर हरियाणा के अंदर 2001 में। फिर बाद में 2004 में हम लोग को वल्चर केयर सेंटर देखने को मिला, इसे अपग्रेड कर दिया गया, राइट। और पहला वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इंडिया का ये हमें देखने को मिला पिंजौर के अंदर। एट प्रेजेंट हम लोग को 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, और ये डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा, BNHS के द्वारा। तो ये पॉइंट्स आपको वल्चर के बारे में पता होने चाहिए। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करते हैं गाइस, तो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हम लोग को वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है बिहार की, राइट। तो आप बताओ जरा, चंपारण जो है वो किस पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर से एसोसिएटेड है? चंपारण ये जगह किस फ्रीडम फाइटर से एसोसिएटेड है और हिस्ट्री में चंपारण की क्या इंपॉर्टेंस है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं आप, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, मतलब चंपारण डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट साइड पर बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर में ये लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर, राइट। और ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है हिमालयन तेराई जंगल की इंडिया के अंदर ये बनाता है, मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे इंडिया के अंदर हिमालयन तेराई फॉरेस्ट की ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है वो बनाता है, क्रिएट करता है, यानी कि उसके पार जो है वो नेपाल लग जाएगा, राइट। तो ये इंडिया की बॉर्डर आप कह सकते हो ये बना रहा है, राइट, इंडो नेपाल की। और ये हम लोग को गैंगेटिक प्लेन्स जो बायो जोग्राफिक जोन हमारी कंट्री का जो हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर ये सिचुएटेड है, गैंगेटिक प्लेन्स में हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर भाबर और तेराई ट्रैक्ट्स का कॉम्बिनेशन हम लोग को नजर आता है। तो आपने तराई के बारे में, भाबर के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, राइट, जो लैंड का एरिया जो हम लोग को, भूमि का एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और इसके अंदर हम लोग को बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा, इंडियन राइनोसोरस यहाँ पर है, ब्लैक बियर है, राइट, इंडियन स्लॉथ बियर है, ऑटर है, इंडियन लेपर्ड है, वाइल्ड डॉग है, बफेलो है, बोर है यानी कि सुअर, राइट। इवन इंडियन फ्लाइंग फॉक्सेस भी यहाँ पर देखे जाते हैं, राइट। और ये टाइगर रिजर्व जो है इसकी यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी चिड़ियाएं भी देखने को मिलती हैं, एवी फौना डाइवर्सिटी भी यहाँ पर है, 250 से भी ज्यादा प्रजाति चिड़ियाओं की यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। एक हम लोग को थारू एक शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलती है, जो कि मतलब थारू शेड्यूल ट्राइब में सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क के एरिया पर रहती हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी और भी काफी सारी ट्राइब्स हैं, बट उनमें सबसे ज्यादा ट्राइब जो है वो थारू की हमें देखने को मिलती है। कि थारू ट्राइब जो है वो कहाँ की है, तो बिहार आपको ध्यान में रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको ध्यान में रखना है। बिहार के अंदर और दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया कौन से हैं, तो भीम बांध सेंचुरी, राजगीर सेंचुरी, कैमूर सेंचुरी, कन्वर झील पक्षी विहार, राइट, बर्ड सेंचुरी, और इसके अलावा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और गौतम बुद्ध सेंचुरी भी हम लोग को देखने को मिलती है, यहां पर लिख लीजिएगा गौतम बुद्ध सेंचुरी, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये IUCN की रेड लिस्ट में इनका क्या स्टेटस है। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके जो है वो आराम से चिड़ियों को देखिए, वल्चर को देखिए, इनके नाम को देखिए, ये देखिए आप वल्चर को देखिए, इनके नाम को देखिए। तो ये टोटल हम लोग को हमारी कंट्री के अंदर ये 9 वल्चर्स की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर जो है वो अपन फिनिश करते हैं। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूं गाइस। तो ये आप स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई आप देख सकते हैं। हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि ये पॉलिटी का कोर्स है। आपको हमारे सभी कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, राइट, और डेमोज का आपको दिया जाता है। पहले आप डेमो जो है वो मांग सकते हैं, और डेमो देखने के बाद आपको पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी प्रकार की, जैसे कि अक्सर होता है कि आपसे जो है वो ज्वाइन करवा लिया जाता है और उसके बाद फिर पता लगता है कि अरे यार ये तो ठंडन गोपाल हो गया, राइट। तो वो वाली चीज है, बट यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर डेमो दिया जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है तो आप ज्वाइन करिए। और वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिलते हैं, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी इसमें अवेलेबल हैं, राइट। तो ये पॉलिटी का कोर्स है हमारा, ये एनवायरमेंट का कोर्स है। और कोई भी समस्या आ रही है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर नीचे आप देख सकते हैं नंबर,
इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का कोर्स है हमारा, और इसके अलावा एक मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स, राइट। और इसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डिटेल मांग लीजिएगा, राइट। उसमें आपको प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है कि आपका आंसर जो है वो कैसा बनना चाहिए, राइट, यूपीएससी लेवल का, पीएससी लेवल का। और सीसेट का कोर्स अवेलेबल है, हमारा हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, राइट। यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स के लिए अब आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से लेक्चर को सुने, और मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। और इसका भी अगर आपको सैंपल देखना है तो सैंपल भी आप मुझसे कांटेक्ट करके मांग सकते हैं, राइट। तो आपको वो सैंपल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिटेल्स दे दी जाएगी। और ये ऑफर भी है, ऑफर चाहे तो आप ले सकते हैं। और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए करंट अफेयर्स के लिए के, तो वो भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, राइट। और कोई भी समस्या है तो मुझे कांटेक्ट कर लो, बट व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना, ठीक है। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।